नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है टेक्स्ट की क्लासेस में। चलो फटाफट आ जाओ, एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके। संडे को भी हमें स्टूडियो में आना पड़ता है, क्लास रिकॉर्ड करनी पड़ती है। क्या करें भाई, आपके एग्जाम भी तो नजदीक हैं, इसलिए चलो फटाफट आओ। कौन कौन सा चैप्टर हम लोगों ने शुरू कर रखा था अभी तक, और आगे हम कौन से वाले क्वेश्चंस, आज हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे कैपिटल गेन के। यस, पहले सबसे पहले जो कल हमने थ्योरी पढ़ी थी उसका हम विद एग्जांपल्स देखेंगे कि कहां तक आपको समझ आया। आप भी अपना इवैल्यूएशन करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर आएंगे। आज कुछ और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर आएंगे। होप सो कि जो भी छोटे मोटे क्वेश्चंस आपसे बन पा रहे हैं कैपिटल गेन के, अभी क्योंकि एक दो क्लास हुई है तो इतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे, वो आप लोग जरूर कर रहे होंगे। बाकी आज के बाद मोस्ट प्रोबेबली आज के बाद आपसे क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएंगे कैपिटल गेन के। ऑल्दो बनते पहले भी थे, बट एक्यूरेट क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएंगे। स्टिल यू हैव एनी डाउट, कहीं भी आप कॉन्सेप्ट में अटकते हो, किसी भी क्वेश्चन में अटकते हो, क्वेश्चन बैंक में अटकते हो, एमसीक्यू में अटकते हो, तो यू कैन आस्क फ्रीली ऑन दिस नंबर 7 to 8 PM इन द इवनिंग। चलिए जी, तो सबसे पहले नोटबुक निकाल लो, आज की डेट डाल लो, तारीख है आज 18th of Feb। चलिए जी, 18th of Feb 2024। और आज सबसे पहले हम लोग रिवाइज करेंगे जो कल हमने पढ़ा था, फिर उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। चलो फटाफट निकालो बुक, बुक निकाल लो, दिस वन। यस, हाँ जी, कहाँ थे हम सर? हम लोग थे कैपिटल गेन पर। चलिए हाँ जी, आइए फटाफट। कैपिटल गेन में एक एक करके हम लोग फॉर्मेट डिस्कस करने जा रहे हैं, एक एक करके हम लोग फॉर्मेट डिस्कस करने जा रहे हैं कैपिटल गेन का, पॉइंट बाय पॉइंट। सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन था। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा था कि जो कैपिटल गेन निकालने का फॉर्मेट है उसमें सबसे पहले आता है मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, फिर आता है एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, उसमें से हम माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर, इंप्रूवमेंट, या फिर अगर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स हैं, लॉन्ग टर्म नेचर के खर्चे हैं, तो हम इनको क्या कर देते हैं, इंडेक्सेशन कर देते हैं दोनों को। इंडेक्सेशन किस किस में मिलेगा? इंडेक्सेशन सिर्फ आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में ही मिलता है। जो भी बचेगा आपका वट एवर इट में भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा। टैक्सेबिलिटी उसके बाद शुरू होती है। हाँ जी, चले चलिए साहब। तो सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का मतलब था जो भी आपको अमाउंट रिसीव हुई या रिसीवेबल है वो सारी की सारी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानी जाएगी। मतलब जो भी आपको अमाउंट मिली, जो भी पैसा मिला या फ्यूचर में मिलने वाला है, वो सारी की सारी क्या मानी जाएगी? आपकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, या फिर कहूं सेल प्राइस माना जाएगा। हमने मेजरली इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर किसके लिए? इमूवेबल प्रॉपर्टी, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर अनलिस्टेड शेयर्स, और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर अदर एसेट्स। अदर एसेट्स का सेक्शन कौन सा था? 48। अदर एसेट्स में जब भी मैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन निकालता हूं या फिर कहूं सेल प्राइस उस एसेट के निकालता हूं, तो उसके लिए मैं देखता हूं कि वो किस फॉर्म में आपको रिसीव हुआ है। अगर वो कैश और बैंक में रिसीव हुआ है तो टेक वैल्यू एज इट इज जो भी आपको मिली हुई। कभी भी एडुकेसी ऑफ सेल कंसिडरेशन पर कभी भी सवाल नहीं उठाए जाते, या रिसिप्ट ऑफ कंसिडरेशन पर कभी भी सवाल नहीं उठाए जाते। जो आपको क्वेश्चन में कहा जाए चुपचाप आप उसको कंसिडर करके चलेंगे। चलिए, अगर बाई चांस मान लीजिए वो अदर एसेट्स के लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन निकाल रहे हैं, लेकिन अदर एसेट्स आपको कैसे मिली थी? इन काइंड मिली थी। तो इन काइंड मिली थी तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? उसकी फेयर मार्केट वैल्यू चेक करेंगे, और जो भी उसकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो आपका क्या हो जाएगा? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। बहुत बढ़िया जी। चलो उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में एक नई चीज ऐड हुई थी मेरी, वो था मेरा
स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। ठीक है जी, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू के आने से क्या दिक्कत हुई? स्टैंप ड्यूटी वैल्यू के आने से मुझे दिक्कत ये हुई कि मुझे फेयर मार्केट वैल्यू से अलग एक और नई चीज मिली कॉल्ड स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। पहले क्या होता था, अदर एसेट्स वाले केस में फेयर मार्केट वैल्यू ही उसकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाती थी। अब यहाँ पर फेयर मार्केट वैल्यू के साथ साथ मुझे स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को भी कंसीडर करना पड़ेगा। अगर आपका सेल प्राइस, अगर आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी का सेल प्राइस ज्यादा है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से, तो मेरा जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है, हाँ जी, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है वो क्या हो जाएगा? स्टैंप ड्यूटी वैल्यू की मेरा जो सेल प्राइस है वो, सर जो सेल प्राइस है, क्यों? क्योंकि आपका जो सेल प्राइस है वो ज्यादा है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इज इक्वल टू सेल प्राइस। कोई दिक्कत? नो सर। अगर आपका सेल प्राइस कम है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से, अगर आपका सेल प्राइस कम है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से, तो उस केस में आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या हो जाता है? सर उस केस में मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाता है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। बट एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, 110% की एक एक्सेप्शन थी, याद है कि नहीं है? भूल तो नहीं गए? ये रही, अगर मेरी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, अगर मेरी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कम है या इक्वल है 110% के, 110% ऑफ कंसिडरेशन, तो जो मेरा सेल कंसिडरेशन है वो मेरा एक्चुअल सेल कंसिडरेशन ही होगा। मतलब जो मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है वो मेरा एक्चुअल सेल कंसिडरेशन ही होगा। अगर मेरी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कम है या इक्वल है किसके? 110% ऑफ कंसिडरेशन के, तो जो मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है वो हो जाएगा मेरा जो मेरा एक्चुअल सेल प्राइस है। अगर मेरी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ज्यादा हुई, अगर मेरी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ज्यादा हुई किससे? 110% ऑफ कंसिडरेशन से, तो उस केस में 110% ऑफ कंसिडरेशन से, उस केस में जो मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है वो कितना हो जाएगा? स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। यहां पे आपको समझाया गया। चलिए, इसमें एक दिक्कत और आई थी सामने कि हम स्टैंप ड्यूटी वैल्यू किस दिन की लें? डेट ऑफ एग्रीमेंट की लें, डेट ऑफ रजिस्ट्री की लें, क्योंकि दोनों डेट्स अलग अलग होती हैं। पहले एग्रीमेंट होता है, 3 4 5 6 महीने बाद उसकी रजिस्ट्री होती है। तो इन्होंने कहा था अगर डेट ऑफ एग्रीमेंट पर आपको अमाउंट मिली है या आप खरीद रहे हैं तो आपने पेमेंट की है किससे? बैंकिंग मोड से, बैंकिंग मोड से, एंड कुछ भी पेमेंट हुई हो, पार्ट या फुल पेमेंट, अगर ये दो काम हुए, कुछ भी पेमेंट हुई है और बैंकिंग मोड से हुई है, अगर ये दो काम हुए हैं तो उस केस में सीधा सीधा जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है या फिर जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है वो मैं किस दिन की लूंगा? सर वो मैं डेट ऑफ एग्रीमेंट की ले लूंगा। बैंकिंग मोड में क्या क्या था? एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, भीम, यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, सारी चीजें उसमें इंक्लूड है। हाँ जी बोलो। यस सर। तो यहां तक हुआ? हाँ सर, ये मैंने एग्जांपल के साथ समझाया था। कई बार आपका स्टैंप ड्यूटी वैल्यू के लेकर डिस्प्यूट हो जाता है, या फिर कहूं फेयर मार्केट वैल्यू को लेकर डिस्प्यूट हो जाता है। कैसे? कि मेरी फेयर मार्केट वैल्यू तो इस चीज की इतनी है और डिपार्टमेंट कहता है इसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इतनी है, तो इसकी यही वैल्यू मानेंगे। तो वो कहता है आप इसकी वैल्यूएशन कराइए, वैल्यूएशन ऑफिसर इसकी वैल्यू करता है। अगर वैल्यूएशन ऑफिसर की वैल्यू ज्यादा निकली स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से, तो जो मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है वो क्या हो जाएगा? स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। अगर उसकी वैल्यू कम निकली एक्चुअल सेल कंसिडरेशन, तो जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है वो क्या हो जाएगा? मेरा एक्चुअल सेल कंसिडरेशन। बट एक बीच का केस आया था जिसमें वैल्यूएशन ऑफिसर की वैल्यू ज्यादा थी सेल कंसिडरेशन से, जिसमें वैल्यूएशन ऑफिसर की वैल्यू ज्यादा थी सेल कंसिडरेशन से बट कम थी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से, तो उस केस में जो वैल्यूएशन ऑफिसर बताएगा वही उसकी वैल्यू कंसीडर करेंगे। ये होमवर्क था, होप सो जो ये होमवर्क दिया था ये आपने जरूर रीड किया होगा। अगर नहीं किया तो वीडियो को यहीं पॉज करो और इसको रीड करो एक बार। चलो, तीसरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में क्या था? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में था मेरा अनलिस्टेड अनकोटेड शेयर्स। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन तीन पार्ट्स थे, एक अनलिस्टेड अनकोटेड शेयर्स, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी और एक था मेरा अदर एसेट। अदर एसेट्स मैंने कवर करा दिया, इमूवेबल प्रॉपर्टी मैंने कवर करा दिया। अब मैं डिस्कस कर रहा हूं अनलिस्टेड अनकोटेड शेयर्स की। अनलिस्टेड अनकोटेड शेयर्स की जब भी आप वैल्यू देखेंगे तो अगर वो फेयर मार्केट वैल्यू से कम है तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा मेरा फेयर मार्केट वैल्यू, बाकी जो उसकी वैल्यू है वही रहेगी। इफ सेल कंसिडरेशन लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर, फेयर मार्केट वैल्यू शैल बी डीम्ड टू बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन।
ठीक है, ठीक है जी। चलो पहला पॉइंट कवर हुआ, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। उसके बाद आया था मेरा एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर। एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर पर मैंने दो बातें आपको बतलाई थी कि एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर कई बार फिक्स अमाउंट में भी दिया रहता है और कई बार उसको परसेंटेज बेसिस पर भी दे देते हैं। अगर उसको परसेंटेज बेसिस पर दिया हुआ है, अगर एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर को परसेंटेज बेसिस पर दिया हुआ है तो उस केस में हम क्या करेंगे सर? कुछ नहीं करेंगे, परसेंटेज लेंगे किसका? सेल कंसिडरेशन का कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का? सर सेल कंसिडरेशन का, बिकॉज देयर इज अ सिचुएशन वेयर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मे बी डिफरेंट फ्रॉम सेल कंसिडरेशन। ठीक है, अगर वो कैश में दिया है या बैंक में दिया है तो टेक एज इट इज, जो वैल्यू है वही हम सारी की सारी वैल्यू एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर के लिए माइनस करवा देंगे। कहां में से? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से वो माइनस करके चलेंगे। बोलिए एसटीटी पेड अलाउड और नॉट? एसटीटी पेड नॉट अलाउड। ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद आया था मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, दोनों विदाउट इंडेक्सेशन की अभी हम बात कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का क्या मतलब था? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब ये था कि आपने कोई भी एसेट कितनी वैल्यू पर खरीदी है। तो सबसे पहली बात ये आई थी कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेने पर हमारे पास एक और ऑप्शन निकल कर आता है कि वो मैं चेक करूंगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मैंने कब खरीदी थी। कब का मतलब 1/4/2001 से पहले खरीदी थी कि बाद में खरीदी थी। तो अगर आपने कोई भी एसेट 1/4/2001 से पहले खरीदी है तो उस केस में आपके पास ऑप्शन था कि आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले सकते हैं। कॉस्ट ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, उस एसेट्स की ओरिजिनल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001, आप विच एवर इज हायर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अपनी ले सकते हैं। ये आपको एक एडिशनल, एक प्लस बेनिफिट दिया गया है कैपिटल गेन में। ठीक है जी। दूसरा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अगर मेरा कोई भी गिफ्ट मिला, विल मिला, इनहेरिटेंस में मिला, मर्जर डीमर्जर में मिला, तो उसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे? मुझे तो कोई चीज फ्री में मिली थी लेकिन मुझे किसी ने तो दी थी, तो जो उसकी कॉस्ट होगी, जो कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर होगी, वही मैं अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लूंगा। करेक्ट, करेक्ट सर। चलो इसके बाद बात आई थी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की। हाँ जी, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की इसके बाद बात आई थी। कैपिटल एसेट्स हैज बीन सेल्फ जनरेटेड, अगर कोई भी कैपिटल एसेट्स है आपकी जो सेल्फ जनरेटेड है तो उसकी जो वैल्यू है वो लेंगे नील। उसके बाद बात की थी हमने इंडेक्सेशन की। इंडेक्सेशन मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। आज हम कुछ क्वेश्चंस पहले प्रैक्टिकल करेंगे, ये रिवीजन होते ही कि हमारा इंडेक्सेशन कैसे काम करता है। तो इंडेक्सेशन, आपको दो इंडेक्सेशन मेजरली याद रखने हैं प्रीवियस ईयर 23-24 का, जो कि है 348 और 2002-1 का 1-2 का 1/4/2001 और 2 का कितना है 100। ठीक है, ये दो आपको याद रखने हैं। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का फॉर्मूला मैंने कल मोटा मोटी बताया था, बाकी अभी समझाया नहीं है, उसको आज समझेंगे। कुछ ऐसे केसेस भी हैं जहां पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो एसेट्स आज की ही वैल्यू पर हैं या फिर उनकी वैल्यू में कभी कोई चेंज आया ही नहीं। नो इंडेक्सेशन इज अवेलेबल इन द फॉलोइंग केसेस। कौन कौन से ऐसे केसेस हैं? जीरो कूपन बॉन्ड, डिबेंचर बॉन्ड, स्लम सेल, depreciable assets, share debenture acquired by non-resident in foreign currency in Indian company, और लास्ट था मेरा LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 112A। इन पर कभी भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। बोलिए कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की बात कर ले। अगर मैं कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की बात करूं, आपने उसका कैपिटल नेचर बढ़ाया है तब जाके आपको कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज अगर आपने उसका रेवेन्यू नेचर का खर्चा किया तो आपको कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का बेनिफिट नहीं मिलता। इन केस ऑफ ए गुडविल ऑफ बिजनेस, चाहे सेल्फ जनरेटेड है चाहे परचेज्ड है, बिजनेस के गुडविल में हमेशा हमेशा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नील लेंगे। राइट टू मैन्युफैक्चर, राइट टू कॉपी, राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस, जो भी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है दोनों केसेस में क्या लेंगे? नील लेंगे। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कंसिडर ओनली इफ इनकर्ड ऑन और आफ्टर 1/4/2001। दैट मींस अगर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 1/4/2001 से पहले किए तो उसको क्या करेंगे? इग्नोर।
कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इनकर्ड बाय प्रीवियस ओनर, हाँ जी उसको कंसीडर करके चलेंगे करंट ओनर में। कंसीडर्ड इफ इनकर्ड ऑन और आफ्टर 1/4/2001, ऑब्वियसली इससे पहले करोगे तो हमने तो पहले इग्नोर कर दिया था। आप जो प्रीवियस ओनर है, अगर कोई एसेट्स आपको फ्री में मिली है तो उस केस में प्रीवियस ओनर की कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को भी इंक्लूड करके चलेंगे। हाँ जी बोलिए, यहां तक समझ आया कि नहीं आया? आ गया सर। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नथिंग बट आपको फॉर्मूला लगा देना है। ऑप्शन टू टेक फेयर मार्केट वैल्यू, ऑलरेडी टोल्ड कि आपके पास ऑप्शन है, कोई भी एसेट्स अगर आपने एक्वायर किए बिफोर 1/4/2001 तो आपके पास ऑप्शन है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 विच एवर इज हायर लेने का। लैंड और बिल्डिंग में खास बात ध्यान रखनी है कि फेयर मार्केट वैल्यू कैन नॉट एक्सीड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। दैट मीन्स जो भी आप इसका क्या बोलते हैं लैंड और बिल्डिंग का करेंगे उस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और लोअर लेना है आपको फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट्स ऑन 1/4/2001 एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन 1/4/2001। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 विच एवर इज लोअर लेंगे, उसको कंपेयर कराएंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के साथ। जो भी इन दोनों में से हायर होगा वो मेरा कहलाएगा क्या, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बोलिए। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और था ये वाला, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन स्पेशल केसेस। आपने कोई एसेट्स खरीदी है, उस स्पेशल केसेस में क्या फर्क पड़ेगा। अगर ये एसेट्स है आपकी मोटा मोटी इंटेंजिबल एसेट्स है सारी की सारी, तो अगर आपकी ये सेल्फ जनरेटेड एसेट है तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं सेल्फ जनरेटेड एसेट्स की वैल्यू होगी नील। लेकिन अगर ये परचेज्ड है तो जो भी आपने परचेज प्राइस पे किया है तो इनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वही हो जाएगी। बोलिए। यहां तक कर लिया था हमने, आगे चलें। फटाफट 1 मिनट लगा के खुद से देखो क्या पढ़ा है अभी, 1-2 मिनट लगाओ। चलें फटाफट एक बार जल्दी से आंखों से निकाल लो, फिर उसके बाद हम सारे जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, कुछ एग्जांपल्स मैंने कल करवा दिए थे, कुछ आज करवाएंगे। आइए जी एग्जांपल्स देखते हैं एक एक करके। फर्स्ट वन इज full value of consideration for unlisted shares। मैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन निकालूंगा किसके लिए, अनलिस्टेड शेयर के लिए।
मेरा जो फेयर मार्केट वैल्यू होगा जो मेरी कंसिडरेशन होगी और जो मेरी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन निकाल कर आएगी। फुल फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बताओ फटाफट। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर अनलिस्टेड शेयर्स। अनलिस्टेड शेयर में मैंने क्या बताया था, जब भी आपकी फेयर मार्केट वैल्यू, जब भी आपकी फेयर मार्केट वैल्यू कंसिडरेशन से नीचे जाए तो मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या हो जाएगा सर? फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू लगाओ। कंसिडरेशन अगर मेरा फेयर मार्केट वैल्यू से कम जा रहा है तो उस केस में मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या हो जाएगा? बोलो। मेरा फुल फेयर मार्केट वैल्यू ही मेरा क्या होगा? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। इस केस में तो कोई डिफरेंस है नहीं, नो सर। इस केस में बताओ, मेरी फेयर मार्केट वैल्यू है 40 लाख, कंसिडरेशन है 45 लाख, तो ऑब्वियसली मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना हो जाएगा? 45 लाख। वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे यार तुम तो पहले ही ज्यादा बता रहे हो, तुम तो पहले ही ज्यादा बता रहे हो, तुम्हें कम करने से क्या फायदा? तो अनलिस्टेड शेयर्स में, अनलिस्टेड शेयर्स में आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो भी कंसिडरेशन सेल प्राइस दे रखी हो वो कभी भी फेयर मार्केट वैल्यू से नीचे ना जाए, और अगर बाई चांस चली भी जाए तो उस केस में जो मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है वो मेरा फेयर मार्केट वैल्यू ही होगा। बाकी दोनों केसेस सिंपल है। फटाफट देखो, समझो, 1 मिनट लगा के। संडे है आज, एकदम आराम से आए हैं हम। हालांकि क्या होता है कि संडे को हमारे सीपी आवर्स भी होते हैं। सीपी आवर्स पता है आप लोगों को क्या होते हैं क्या नहीं होते? सीपी आवर्स बड़ी महामारी हुई थी इस बार मार्च में सीपी आवर्स के लिए। सर वही जिसमें वो होटल में जाते हैं, खाना वाना खाते हैं, हाँ वही 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 आपका सीए। हालांकि आप लोगों ने तो अभी ज्वाइन नहीं किया होगा शायद। हाँ जी, सीपी आवर्स होता है कि हर सीए को सीए बनने के बाद कुछ आवर्स की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। ट्रेनिंग कह लो, नॉलेज गेन कह लो, कुछ भी कह लो आप उसको। तो हर एरिया के अपने अपने स्टडी सर्कल्स बना रखे सीएज के लिए, उसमें सीएज का जाना जरूरी होता है। अप्रोक्सीमेटली 20-20 आवर्स साल में, शायद 40-40 घंटे हैं या 20-20 घंटे, आई डोंट नो, क्लियर नहीं, अब था कई महीने पहले। तो हम तो जाते हैं, साइन कर आते हैं, बैठते हैं, नॉलेज गेन करते हैं। कई सी ऐसे भी आते हैं जो सिर्फ साइन साइन करते हैं, और कई सी ऐसे भी होते हैं जो सीए नहीं आते, फिर उनके आर्टिकल आते हैं। चले सर, चलिए साहब, अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं।
कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में फर्स्ट डेट ऑफ एक्विजिशन है मेरी 1 जनवरी 1989, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है मेरा 31 लाख, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 है मेरी 35 लाख। बताइए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, बताइए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी इस केस में। मैंने जो एसेट खरीदी थी वो खरीदी थी 1989 में, दैट मीन्स बिफोर 1/4/2001। हाँ सर, उसकी कॉस्ट है मेरी 31 लाख और जो फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 है मेरी वो है 35 लाख। बताइए मुझे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेनी चाहिए। सर आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेनी चाहिए विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर, दैट मीन्स 35 लाख। नंबर 2 पर आओ। हाँ जी, डेट ऑफ एक्विजिशन है मेरी 1 अगस्त 2005, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है मेरी 70 लाख, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 है मेरी 50 लाख। बताइए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी। सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी मेरी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 विच एवर इज हायर। तो सर मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी मेरी 70 लाख। बोलिए यस और नो, बोलिए क्या होगी। या फिर एक काम करो, इसको हटा के यहाँ 90 कर दो। अब बोलिए मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी। अब क्वेश्चन और बढ़िया बना। सर मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर आपने बोला, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी मेरी 90 लाख। यस और नो, जल्दी बोलो। मैंने सही लिखा कि गलत लिखा, जल्दी बोलो। सर ऑब्वियसली आपने गलत लिखा, क्यों लिखा गलत। लिख के काटना जी, लिख कर काटना। ऐसा गलत क्यों लिखा गया, क्योंकि बच्चे आपको रटना नहीं, आपके अंदर दिमाग होना चाहिए। डेट ऑफ एक्विजिशन, अगर मैंने एसेट खरीदी बिफोर 1/4/2001 तो ये वाली कंडीशन लगेगी कि फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 उसकी वैल्यू कितनी है और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है, विच एवर इज हायर। लेकिन मैंने जब एसेट ही खरीदी थी 2001 के बाद, तो जो मेरी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है दैट मींस 70 लाख, वही रही मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बोलिए आई बात समझ में आई सर। चलो पॉइंट नंबर 3 देखेंगे। हाँ जी, चलिए
डेट ऑफ एक्विजिशन है मेरी 1 जुलाई 1994। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है मेरी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 15 लाख। फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2000 है। इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट है मेरी। अब मुझे बताओ व्हाट विल बी योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कल ही मैंने आपको करवाया था, कल ही मैंने आपको बतलाया था। क्या मेरा इंटेंजिबल एसेट के केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंटेंजिबल एसेट के केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विच एवर इज हायर लेंगे या नहीं लेंगे? बोलिए, जल्दी बोलिए फटाफट। दिमाग लगाओ अपना। भगवान ने तुम्हें दी है बुद्धि, यूज करो उस बुद्धि को। हाँ जी, डेट ऑफ एक्विजिशन 1 जुलाई 1994। सर आपने हमें बताया था इन द केस ऑफ इंटेंजिबल एसेट फेयर मार्केट वैल्यू ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल। दैट मींस इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी, इसको 21 लाख लिख कर काट देना, हो जाएगा 15 लाख। बोलिए समझ आया कि नहीं आया? आ गया सर। चलो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एक और एग्जांपल देखेंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 4। इमूवेबल प्रॉपर्टी acquired on 1 जुलाई 1991। मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 78 लाख। फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 है मेरी 82 लाख। और जो मेरी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है चलो इस केस में स्टैंप ड्यूटी वैल्यू नहीं बनाते। हाँ ठीक है, बताओ जी इस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी मेरी? स्टैंप ड्यूटी वैल्यू मत बनाओ इसमें, इसको कुछ नए तरीके से करते हैं। मैं स्टैंप ड्यूटी वैल्यू आपको दे ही नहीं रहा। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन दिस केस? व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन दिस केस? कई बच्चे हो सकता है ये बोलें कि सर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू देना तो कंपलसरी है। नो, मैं आपको दे ही नहीं रहा, इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में नहीं दे रहा। तो सर फिर तो सिंपल रूल लग जाएगा, सिंपल विच एवर इज हायर, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा 82 लाख। ठीक, ठीक है। अब इस वाले केस में आओ, केस नंबर 5। इमूवेबल प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी डेट ऑफ एक्विजिशन है मेरी 15 अगस्त 2002।
या फिर थोड़ा और चेंज करें इसको, 1998, 15 अगस्त 1998। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है मेरी 70 लाख, एज इट इज रखो। फेयर मार्केट वैल्यू है मेरी 90 लाख, एज इट इज रखो। और मेरी एक चीज और आ गई इसमें, जो है मेरी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एज ऑन 1/4/2001, ये कर दूं मैं कितना, 70, 90, 92 लाख। चलो बताओ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? इमूवेबल प्रॉपर्टी, डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ एक्विजिशन सर बिफोर, पहले ले लिया आपने, ठीक है। तो मुझे बताओ कि मैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और मैंने क्या बोला था, इन दोनों में से फेयर मार्केट वैल्यू और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज लोअर उठाएंगे। दोनों में से कम कौन है, 90 लाख। फिर उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कंपेयर कराएंगे और क्या आ जाएगा, 90 लाख। देखना एक बार मैंने ठीक लिखा है कि गलत लिखा है, जल्दी सोचो, दिमाग लगाओ, सोचो सोचो। जल्दी बोलो। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में क्या बताया था सर? आपने बताया था कि फेयर मार्केट वैल्यू कैन नेवर बी एक्सीड स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। फेयर मार्केट वैल्यू कैन नेवर बी एक्सीड स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, या कुछ और बताया था? जल्दी थोड़ा सोचो, आज सुबह भी बताया था, आज सुबह सुबह आपको आते ही रिपीट करवाया था मैंने, जल्दी वो सेंटेंस। सर बताया तो यही था कि फेयर मार्केट वैल्यू कैन नॉट एक्सीड स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज लोअर, दोनों में कम कौन है सर, 90 लाख। जो भी फिगर आई 90 लाख, उसको कंपेयर कराएंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से, विच एवर इज हायर। हाँ सर, तो 90 लाख मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन गया। बोलिए। चलिए लिखिए एक और बढ़िया एग्जांपल, इमूवेबल प्रॉपर्टी acquired on 1st of January 1991, cost of acquisition 45 lakh, fair market value 49 lakh, stamp duty value 47 lakh। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बताओ, बताओ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? यहां पर एक्चुअल लिख लिया करो ताकि कंफ्यूजन ना आए। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सर आपने कहा था इन दोनों में से लोअर लेंगे स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, फिर उसको कंपेयर कराएंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से, विच एवर इज हायर, दैट मींस 47 आएगा। चेक करो एक बार, चेक करो 47 आएगा। जल्दी, क्या बोला था, फेयर मार्केट वैल्यू कैन नॉट बी एक्सीड स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। तो हम फिर फेयर मार्केट वैल्यू को लेंगे नहीं, हम स्टैंप ड्यूटी वैल्यू और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को कंपेयर करा देंगे, दैट मींस 47 लाख और 45 लाख, विच एवर इज हायर, दैट मींस 47 लाख, 47 लाख और 45 लाख। या फिर फॉर्मूला भी देख लो, फेयर मार्केट वैल्यू और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज लोअर, लोअर कौन सा है, 47 लाख, 47, 47 लाख, 47 लाख को कंपेयर कराओ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 45 लाख, विच एवर इज हायर, हायर कौन सा, 47 लाख। बोलिए। हाँ सर, एक एग्जांपल और लिखो, इमूवेबल प्रॉपर्टी
acquired on 1st of May 1990. Actual cost of acquisition is 82 lakh. Fair market value as on 1/4/2001 is 95 lakh. Stamp duty value as on 1/4/2001 is 95 lakh. बताओ अब क्या लिखूं? अब क्या लिखूं? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हाँ जी बताओ, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लिखें? दिमाग के चक्षु खुलने चाहिए। सर आपने बताया था फेयर मार्केट वैल्यू और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज लोअर, दोनों सेम है तो सेम लिख देंगे। फिर इससे कंपेयर कराएंगे विच एवर इज हायर, दैट मींस 95 और 82, विच एवर इज हायर। सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 95 लाख, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 95 लाख। बोलिए, आपको लगता है कहीं पर कि कुछ भी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया? बोलो, बोलिए, आइए। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कंप्लीट, कॉस्ट इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देखेंगे। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। फटाफट जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं एक बार फटाफट शुरुआत से गो थ्रू करो, 2 मिनट लगाकर, सिर्फ 2 मिनट, क्योंकि यहां पर 2 मिनट लगाना कॉन्सेप्ट को और डीपली समझना है, बजाय इसके कि क्लास होने के बाद 2 मिनट लगाओ। हैंड टू हैंड 2 मिनट लगाओ, इसलिए मैं तुम्हें क्लास के बीच में टाइम देता हूं। फटाफट 2 मिनट लगा के गो थ्रू करो, डाइजेस्ट करो जो भी समझाया है, उसको एक बार फटाफट देखो दोबारा से। समझ आया? आगे चल सकते हैं। इंडेक्स का मैं समझाऊंगा अभी आपको। मैंने आपको कल कहा था कि थ्योरी पढ़ लो, कल मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा। आज हम देखेंगे कि इंडेक्सेशन काम कैसे करता है। चलिए 2 मिनट हुए आपके कंप्लीट। कर लो तो जिसके नहीं हुए हैं। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर्मूला, सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। सबसे पहले हम फॉर्मूला देखेंगे। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का फॉर्मूला बनता कैसे है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो भी आई आपकी, जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आई, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालना सीख लिया? हाँ जी। उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, ऊपर लिखेंगे CII कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द ईयर ऑफ
ट्रांसफर और नीचे लिखेंगे CII फॉर द ईयर ऑफ परचेज या एक्विजिशन। ये फॉर्मूला काम करेगा आपका हर जगह, हर मतलब हर जगह, हर जगह आपका ये फॉर्मूला काम करेगा। रट लो इसको अब। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाई बाय CII फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर, जिस साल में आप ट्रांसफर कर रहे हैं। तो मोटा मोटी जो आपके केस में हमेशा नहीं, मोटा मोटी आपके केस में ये वाला 348 आना चाहिए, क्योंकि मोटा मोटी आपको जो क्वेश्चन दिए जाएंगे वो ट्रांसफर करवाए जाएंगे 23-24 में। 23-24 का CII कितना है? हाँ जी, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। ये देखिए मोटा मोटी 23-24 में आपको बताया जाएगा कि 23-24 में एसेट ट्रांसफर हुई, उस साल का CII कितना है मेरा 348। तो यहां पर अमूमन तौर पर ज्यादातर CII कितना आएगा 348, बट क्वेश्चन अगर अलग कुछ कहता है तो फिर आप अलग से उसको प्रोसीड करेंगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपने निकालना सीख लिया। अभी हमने मल्टीपल एग्जांपल्स देके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाला, डिवाइडेड बाय CII फॉर द ईयर ऑफ परचेज। उस साल का CII लूंगा मैं जिस साल में मैंने परचेज की थी, जिस साल में मैंने परचेज की थी। बरोबर बरोबर सर। अब कई बच्चों का डाउट हो सकता है, सर परचेज की थी हमने कब? 1/4/1998, मतलब कभी भी बिफोर 1/4/2001 से पहले, दैट मीन्स इस CII से पहले। 1/4/2001 से कभी भी पहले करो, हर केस में फिर आपका जो CII आएगा वो 100 ही आएगा, क्योंकि इससे पहले का CII अवेलेबल नहीं है। लास्ट CII यही सब है, यहीं तक है। हाँ सर, इससे पहले कोई CII नहीं है तो ये वाला लेंगे। हाँ जी, अगर आपने उससे पहले परचेज की है तो बहुत सिंपल सी भाषा में इसी का मैं दूसरा वर्जन दूं आपको तो ये कहलाएगा नथिंग बट 100, दूसरा वर्जन। हाँ जी, समझ आया कि नहीं आया? बोलिए बोलिए जनाबे अली, बोलिए। ये जो दोनों केसेस हैं ये परचेज के हैं, ये दोनों केसेस परचेज के हैं। अगर आपने एसेट परचेज की है या तो 1/4/2001 के बाद तो CII जिस भी साल में परचेज की है, अगर 1/4/2001 से पहले तो 100, क्योंकि लास्ट CII यही अवेलेबल था। देखें एक बार। हाँ सर, देखते हैं एग्जांपल, देखते हैं कि किन का। assets purchased in 1981, cost of acquisition July 1981, cost of acquisition is 14 lakh, fair market value is 18 lakh। फेयर मार्केट वैल्यू किस दिन? 1/4/2001। तो इसका मुझे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाल कर बताया जाए, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाल कर बताया जाए जल्दी से।
इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कौन सा लगाओगे वो आपकी मर्जी है। एसेट्स परचेज की थी जुलाई 1981 में, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है मेरा 14 लाख, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001, 1/4/2001 को मेरी फेयर मार्केट वैल्यू है 18 लाख। तो सबसे पहले आप निकालेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मल्टीप्लाई कराएंगे CIF फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइडेड बाय CIF फॉर द ईयर ऑफ परचेज। अगर परचेज मेरी 1/4/2001 से पहले की है, उस केस में आप CII कितना लगाएंगे 100। आंसर मैंने बता दिया है, गो। कई बच्चों का निकल भी गया होगा। कैल्सी उठाने की जरूरत पड़ेगी इसमें मुझे, हाँ जी बिल्कुल। चलो मैंने कैल्सी उठा लिया है, आंसर देखते हैं। निकाल लिया, चलो क्या करेंगे। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 विच एवर इज हायर। अगर मैं हायर लूंगा तो कितना लूंगा सर, मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गया 18 लाख मल्टीप्लाई बाय CII फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर। मोटा मोटी अगर कुछ नहीं बोला, CII कब ट्रांसफर किया होगा 23-24 में, दैट मीन्स 348। सर आपने एसेट खरीदी बिफोर 1, तो CII फॉर द ईयर ऑफ परचेज, आपने परचेज कब किया है सर 1/4/2001 से पहले। तो अगर आपने 1/4/2001 से पहले किया है तो उस साल का CII कितना लेंगे सर 100 लेंगे ना। आपने तो बताया था कि उससे पहले CII है ही नहीं, तो लास्ट यही है, तो यही लेंगे 100, क्योंकि बेस तो यहीं से है। आंसर क्या आया 18 लाख multiply by 348 divided by 100, answer is 62 lakh 64,000। हाँ यही आंसर। आप देखना इस चीज को, आप अप्रिशिएट करना इस चीज को, आप अप्रिशिएट करना इस चीज को कि मैंने आपको क्या कहा था, एक्चुअल में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना था। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विच एवर इज हायर, दैट मीन्स कितना 18 लाख। आप यकीन करेंगे मैंने आपको बताया था कि इंडेक्सेशन लगने के बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मेरा बढ़ जाता है। पहले अगर इंडेक्सेशन नहीं लगता, आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी माइनस करते 18 लाख। अब आप कितनी माइनस करोगे 62 लाख। मोटा मोटी 2.5 गुना 2.5, 3.5 गुना 3.5, 62 लाख इंडेक्सेशन के बाद। आफ्टर इंडेक्सेशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मेरी कितनी बढ़ गई 18 लाख से सीधा 62 लाख, 18 लाख से सीधा 62 लाख। यस सर, नो यस सर, समझ आया कि नहीं आया, आया सर। चलो दूसरा करें एक बार, हाँ सर करते हैं ना। अब तो मजा आ रहा है सर धीरे धीरे, अब तो लग रहा है कि कल आपने जो पढ़ाया था सारा सही पढ़ाया था और हमें एकदम दिमाग में बैठा था। चलो देखते हैं। एसेट परचेज्ड ऑन माय बर्थडे 1 अगस्त 2005। सर आपका जन्म 2005 में हुआ था? नहीं, मैं 90s वाला हूँ, बस 1 अगस्त सही डेट है। परचेज, एसेट परचेज ऑन 1 अगस्त 2005, cost of acquisition is 27 lakh, fair market value as on 1/4/2001 is 21 lakh, calculate index cost of acquisition। हाँ जी, अब महारथी मुझे कुछ इसमें देना पड़ेगा आपको ना। हाँ चलो, टेबल अब मैं आपके सामने रख दे रहा हूँ, ये लो टेबल आपके सामने। आंसर मैं नहीं बताऊंगा, टेबल आपके सामने।
आप इससे वो फिगर ले सकते हैं जो भी आपको चाहिए। सर हमें तो पहले ये चाहिए, चलो पहले इसको उतार लो, पहले इससे कैलकुलेट कर लो अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। चाहो तो इसको 29 लाख भी कर सकते हो, चाहो तो इसको 29 लाख भी कर सकते हो। सर जब हमने एसेट ही 1/4/2001 के बाद खरीदी है तो ये तो मेरे कोई काम की ही नहीं है, मेरे काम की ही नहीं है। चलो देख लो भाई काम की है कि नहीं है, वो आप लोग जानो, हमारा काम है आपको बतलाना, हमारा काम है आपको बतलाना। चलो अब मैं टेबल कर देता हूं, अब टेबल ये लो। देख लिया आंसर, देखें इतनी देर में तो कर ही लिया होगा, छोटा सा बात है। चलो कॉस्ट ऑफ एक्ट, चलो एक बार कैलकुलेशन भी लिख लो, लिख लो कैलसी पर निकाल के लिख लो, लिख लो। हाँ जी हजूरे आली। चलो पेन कहाँ है हमारा, सबसे पहली बात कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है। सर देखिए अगर आपने एसेट खरीदी 1/4/2001 के बाद तो फिर मेरा फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 कोई मैटर नहीं करता, दैट मीन्स मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना रहेगा 27 लाख। सर आपने बताया था CII फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर, दैट मीन्स करंट में आपका 348 चल रहा है। सर आपने नीचे बताया था CII फॉर द ईयर ऑफ परचेज, आपने परचेज कब की थी एसेट, सर हमने की थी 1 अगस्त 2005 को, दैट मीन्स 56 में, 56 का अगर मैं देखूं तो मेरा क्या आएगा 117 117, तो मैं कर दूंगा डिवाइडेड बाय 117। चलो कैलकुलेट करो। ये आया आपका निकल के 8030769। इज द फाइनल आंसर 8030769 कैलसी पर सेम। बोलिए कोई दिक्कत हुई, मक्खन की तरह निकल रहे हैं बस। एग्जाम में पता है वो क्या करेगा, वो एक कहानी बना देगा इतनी बड़ी और आप लोग घबरा जाओगे क्वेश्चन देखकर, अरे इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे आ गया। नथिंग, जब ये बेस क्लियर है तुम्हारा, तुम्हें जब पता है कहां पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी लेनी है, क्या करना है, फिर घबराना किस बात का, घबराना किस बात का। अभी क्या बताया था मैंने, सर ये केस थे परचेज के। अगर कोई एसेट आपको गिफ्ट में मिली है, अगर कोई एसेट आपको गिफ्ट में मिली है तो उसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाई बाय, ऊपर क्या लिखेंगे सर, ऊपर तो वही आएगा CII फॉर द ईयर ऑफ, नीचे क्या लिखेंगे बताओ सर। हाँ
सर पहला डाउट तो मेरा यहीं पर आया, हो सकता है किसी बच्चे को ना आया हो, कि सर आपने यहाँ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्यों लिख दी, जबकि अगर कोई एसेट मुझे गिफ्ट में मिली है तो कॉस्ट तो होगी ही नहीं। पॉइंट। सर कोई चीज मुझे गिफ्ट में मिली है, किसी ने मुझे गिफ्ट दे दी, मैं अब उसको आगे बेच रहा हूं तो मैं अपना कैपिटल गेन निकाल रहा हूं। बात समझ रहे हैं ये चल क्यों रहा है? मान लो मेरे मामा जी ने, या फिर कहूं मैं दूर के अंकल ने, पता नहीं किस खुशनसीबी के साथ मुझे एक घर गिफ्ट कर दिया। मुझे कितने में मिला? फ्री में। 2 4 5 साल बाद मैंने वो घर बेच दिया। अब जब मैं उसको बेचूंगा तो मैं कैपिटल गेन अपना कैलकुलेट करूंगा। हाँ सर, ऊपर क्या लिखूंगा? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस करूंगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट क्या है? मुझे कॉस्ट क्या है? 0। मुझे तो फ्री में मिला था। उस केस में मैं करता हूं हमेशा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी मेरी कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर, और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 इफ अवेलेबल। नीचे CII फॉर द ईयर ऑफ फर्स्ट हेल्ड बाय SSC। मतलब उस साल में, जिस साल में वो एसेट मुझे मिली, उस साल का CII लूंगा। उस साल का क्या लूंगा? CII। लेकिन यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी देखिए, इसमें कोई दिक्कत है तो पहले मुझे बताइए। इंटरेस्टिंग स्टोरी से आगे पहले मुझे बताइए। सर अगर आपने ये एसेट 1988 में ली थी तो ऑब्वियसली CII फॉर द ईयर ऑफ फर्स्ट हेल्ड बाय SSC। मैंने कब हेल्ड की थी? फर्स्ट 1988 में। दैट मींस 100 लूंगा फिर यहां पर। कोई दिक्कत? कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर, पिछले को क्या कॉस्ट पड़ी थी वही मुझे मान लेंगे। और फेयर मार्केट वैल्यू, क्यों वही मुझे क्यों मान लेंगे? 56/10 याद करो, कोई मुझे गिफ्ट में चीज दे रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मुझे 56/10 लगाकर मेरी इनकम बना दी जाती थी। तो जो मेरी इनकम, याद आया 56/10 अदर सोर्सेज में। अदर सोर्सेज का चैप्टर इससे पहले पढ़ाया था मैंने आपको। हाँ सर, कुछ तो पढ़ाया था, याद नहीं आ रहा। अब मुझे बताओ, लेकिन इसमें एक दिलचस्प कहानी ये हुई, इसकी जगह पर और आप एक केस लगाओगे। केस का नाम है, अब बहुत बच्चों ने आज तक सिर्फ ये सुना सुना था, मंजुला जेशा। कभी ये समझ नहीं आया था, मंजुला जेशा, मंजुला शाह। आप क्या केस लगाओगे? अब इसकी क्या वर्डिक्ट थी, या फिर क्या बात थी, या फिर इसने क्या बोला सरकार को या कोर्ट को क्या बोला, वो बड़ा सुनने लायक था, बड़ा दिलचस्प था। बहुत दिलचस्प कहानी इसने बताई। इसने क्या बताई कि चलो ठीक है, आपकी बात, सारी बातें इत्तेफाक में रखती हूं, सारी बातों से इत्तेफाक में रखती हूं, मैं मान लेती हूं कि आप जो कह रहे हो सही कह रहे हो, लेकिन एक जगह मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखती। ऐसा क्यों कहा इसने? ऐसा क्यों कहा इसने? इसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि, एक सेकंड दे दो बस मुझे, फिर मैं बताता हूं इसने ऐसा इसलिए क्यों कहा। एक छोटी सी चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, चलो आएगी तो बताऊंगा। इसने क्या दलील रखी? इसने ये दलील रखी कि भैया बात सुनो मेरी बात। हाँ, आप क्या कर रहे हो? हम तो कुछ नहीं कर रहे। आपने कॉस्ट किसकी ली? प्रीवियस ओनर की। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपने इस
मेरी क्या कॉस्ट ली, मेरी तो कोई कॉस्ट नहीं ली, प्रीवियस ओनर की ली। हाँ, तो और आप जो एसेट बेच रहे हो, हाँ, वो शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है, वो भी आप प्रीवियस ओनर से डिसाइड कर रहे हो। टाइम पीरियड कहां से ले रहे हो, प्रीवियस ओनर के से। ठीक, तो पर CII मुझसे क्यों ले रहे हो, CII फॉर द फर्स्ट हेल्ड बाय एसएससी, मैंने जब हेल्ड की, इसमें ये क्यों नहीं लगते CII फॉर द प्रीवियस ओनर। मंजुला जेशा केस जीती, मंजुला जेशा बॉम्बे हाईकोर्ट में केस जीती, बॉम्बे हाईकोर्ट का एक केस था। और इसमें CII फॉर द ईयर ऑफ प्रीवियस ओनर, आप CII प्रीवियस ओनर का भी लेंगे। सर फिर एग्जाम में कैसे सॉल्व करें, ये फ्री वाली चीजों के लिए। इफ यू विल रिसीव एज ए गिफ्ट, आपको कोई एसेट मिल रही है, एक सेकंड रुकना जी, एक सेकंड रुकना जी, आपको कोई एसेट मिल रही है, किसमें, गिफ्ट में, विल में, इनहेरिटेंस एक्सेट्रा, मतलब डीमर्जर अमालगमेशन वगैरह में, तो उस केस में अदर मोड, उस केस में दो तरीके हैं, एक ब्लू वाला तरीका है, एक ब्लू वाला इसकी जगह पर रेड वाला रख देना है। कंप्लीट, कंप्लीट, बात कंप्लीट हो गई, बस इंडेक्सेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इंडेक्सेशन कंप्लीट दैट मींस आप मैक्सिमम क्वेश्चन अब आप कर पाओगे कैपिटल गेन के, कैपिटल गेन के मैक्सिमम क्वेश्चन। सर फिर इसके एग्जांपल तो समझा दो, दो चार एग्जांपल से ना हमें थोड़ा सा जल्दी समझ आता है। चलो करो, देखते हैं क्या होगा। एग्जांपल नंबर 1, mother acquired a immovable property in 1987-88, या फिर सीधा आप डेट लिखो, मदर एक्वायर्ड ए इमूवेबल प्रॉपर्टी इन 1 अप्रैल 1988, गिफ्टेड सच प्रॉपर्टी टू सन on 15 जुलाई 1993। ध्यान देना, ध्यान देना केस पर। माता जी ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी 1/4/1998, 1 अप्रैल 1998, गिफ्ट कर दी वो प्रॉपर्टी 15 जुलाई 1993। दैट मीन्स दोनों डेट मेरी 1/4/2001 से पहले की है। चलो लिखो, कॉस्ट किस किस को कितनी पड़ी थी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन टू मदर इज 65 lakh, fair market value as on 1/4/2001 is 88 lakh, calculate index cost of acquisition। ये लो जी, ये लो जी, निकालो फटाफट, फटाफट निकालो।
निकालिए, फटाफट निकालिए। आइए आपका इंतजार था। क्या बोला था मैंने सर? आपने बोला था कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। अरे सर दिख ही नहीं रहा, ये देखो ना, ये देखो, कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। दोनों में से हायर कौन है सर? दोनों में से 65 लाख और फेयर मार्केट वैल्यू 88 लाख, दैट मीन्स 88 लाख। हाँ सर, मल्टीप्लाई बाय CI फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर। ऊपर वाले में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, नीचे वाले में दिक्कत है। नीचे वाला क्या कहता है? CI फॉर द ईयर ऑफ फर्स्ट हेल्ड बाय SSC। सर चाहे मैं मंजुला जेशा लगा लूं, चाहे मैं ये लगा लूं, दोनों ही केसेस में बिफोर 1/4/2001 से पहले है, दैट मीन्स मुझे 100 लगाना ही पड़ेगा। मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये आ गया 30624000। तुम्हें नहीं लगता 88 लाख का 3,06,24,000 वैल्यू आ गई? देख रहे हो कितना बड़ा इंडेक्सेशन हुआ है? हाँ सर, यहां तक कोई दिक्कत, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी सर। दोनों चीजें पहले हुई थी 1/4/2001 से पहले, समझने वाली बात है। मैं CII लगाऊंगा भी, कब का लगाऊंगा, चाहे मैं मंजूला जेशा लगाऊं, चाहे नॉर्मल इनकम टैक्स के प्रोविजन लगाऊं, दोनों ही केसेस में 100 आएगा, क्योंकि कहानियां दोनों ही कहानियां खरीदी भी गई और गिफ्ट टू सन फर्स्ट हेल्ड बाय SSC 1993, और उससे पहले ओरिजिनल ओनर का भी लू। मंजूला जेशा क्या कहती है? अगर आप पोस्ट ओरिजिनल ओनर की ले रहे हो, टाइम ओरिजिनल ओनर का ले रहे हो, तो आप इंडेक्सेशन भी ओरिजिनल ओनर का ही लोगे। लगा लो। अरे ये खुद ही 1/4/2001 से पहले है, ये तो और उससे पहले आ गया, तो दोनों ही केसेस में 100 ही आएगा। अब अगले एग्जांपल में मंजुला जेशा एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगी, देखना जब। 2, पहले इनकम टैक्स प्रोविजन से निकालना है, फिर मंजुला जेशा से, दोनों तरीके से निकालना है। प्रॉपर्टी एसेट एक्वायर्ड बाय डैड। फादर साहब ने प्रॉपर्टी खरीदी 15 अगस्त 1992 को। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो फादर साहब को आई थी उस टाइम पे मात्र 1 लाख रुपए आई थी। फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 इसकी है 10 लाख रुपए। गिफ्ट टू सन 1 दिसंबर 2006 को। कैलकुलेट इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। लगाओ जी, सोचो, अपना दिमाग लगाओ। सोचो और अपना दिमाग लगाओ।
कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उठा ली, टेबल से अगर कुछ उठाना हो तो आप यू कैन कैरी, यहां से उठा सकते हो कोई फिगर, अगर यहां से चाहिए हो तो, अरे क्या हो गया जिसको, यहां से उठा सकते हो कोई फिगर चाहिए तो। चले आइए, निकल गया होगा अभी तक तो, जो होशियार बच्चे हैं उन्होंने तो निकाल लिया होगा, जो मेरे जैसे एवरेज बच्चे हैं वो भी निकाल रहे होंगे, पर सही निकालेंगे, थोड़ा सा टाइम लेंगे लेकिन निकालेंगे सही। चलो सबसे पहली बात, फादर साहब ने कब खरीदा सर? 1992 में। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने पर खरीदा था? 1 लाख पर। फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? 10 लाख। विच एवर इज हायर? सबसे पहले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिख लिया सर, मल्टीप्लाई बाय CIF फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर 331। कोई दिक्कत? नो सर। मंजुला जेशा, मंजुला शाह कितना है सर? इसमें भी सेम ही रहेगा, कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर डिवाइडेड बाय 331, क्योंकि मंजुला जेशा की लड़ाई है सिर्फ यहां पर, बाकी कहीं लड़ाई नहीं है मंजुला जेशा की। मंजुला जेशा नॉर्मल प्रोविजन इनकम टैक्स के कहते हैं कि CIF फॉर द ईयर ऑफ फर्स्ट हेल्ड बाय SSC। SSC कौन है इस केस में? बेटा बेटा बेटा। क्यों? क्योंकि बेचा भी तो बेटे ने ही है। चलो बताओ सर, 2006-7 का इंडेक्सेशन, 2006-7 का इंडेक्सेशन, 2006-7 का इंडेक्सेशन 122 सर, 122 देख रहे हो तुम, मैं कितनी मेहनत करता हूँ, इतनी देर में मैं इरेज करके लिख सकता हूँ। हाँ जी, मंजुला जेशा क्या कहती है? मंजुला जेशा कंपेयर, आंसर मत निकालो अभी। नॉर्मल प्रोविजन में कोई दिक्कत नहीं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में, ईयर ऑफ ट्रांसफर में भी कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत थी यहां पर, आपने यहां पर इंडेक्सेशन वो लिया जिस साल में बेटे को गिफ्ट मिला। और मंजुला जेशा कह रही है भैया जब तुम 10 लाख किसका ले रहे हो? प्रीवियस ओनर का। सर आपने तो फेयर मार्केट वैल्यू ली है, जब फेयर मार्केट वैल्यू भी किसके लिए कंपैरिजन कहां कराया था? प्रीवियस ओनर की कॉस्ट में। इसको तो कोई कॉस्ट पड़ी ही नहीं, सन को तो फ्री में मिला था बेटे को। हाँ सर, तो कॉस्ट किसकी ली? इसके लिए। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल शॉर्ट टर्म कैपिटल कहां से लोगे? पुराने ओनर से। तो फिर इंडेक्सेशन क्यों नहीं पुराने का ले रहे? फिर यहां पर 122 क्यों आ गया? सन का क्यों आ गया? अदालत ने भी कहा भाई मंजुला तू बिल्कुल सही कह रही है, तू बिल्कुल सही कह रही है, ये लोग बिल्कुल निहायती बेवकूफ है। अब लगाओ पिछले का, अब पिछले का लगाओ। ओरिजिनल ओनर कौन है? इनके फादर है। ओरिजिनल ओनर का CIF फॉर द ईयर ऑफ एक्विजिशन, एक्वायर कब की थी? 1992 में, मतलब 1/4/2001 से पहले। दैट मींस CII 100। चलो आंसर निकालो फटाफट, आंसर निकालो जी। ये आ गया जी, पहला आया आपका 2713115, राउंड फिगर कर दी है मैंने। थ्री थ्री वन, ये आ गया जी। अब मंजुला जेशा, आप खुद देखो यार, ध्यान से देखना एक बात। सर क्या देखें? मंजुला जेशा यहां पर कितना है? यहां पर आया सर 27,13,115, यहां पर आया 33,10,000। मंजुला जेशा तो सही गई थी कोर्ट में, इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो और बढ़ गई भैया। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इनकम टैक्स के हिसाब से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या आई? 27 लाख, 27 लाख। मंजुला के हिसाब से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी आई? 33 लाख। कॉस्ट बढ़ गई, कॉस्ट बढ़ गई, कॉस्ट बढ़ गई, तो फिर प्रॉफिट कम आ जाएगा, प्रॉफिट कम आ जाएगा, टैक्स कम आ जाएगा, टैक्स कम आएगा, कम कम। दिमाग में बिठाओ, फिर ही उसके बाद आगे चलो। एक छोटा सा एग्जांपल और, छोटा सा चुन्नू सा मुन्नू सा एक एग्जांपल और लेंगे।
एक चुन्नू मुन्नू सा एग्जांपल और लेते हैं, या रहने दे? सर ले लो, चलो लेते हैं। इसी का एक बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल और बनाते हैं। मैं कह रहा हूं कसम से ये एग्जांपल इतने अच्छे हैं ना दोस्त, आपको एग्जाम में इतनी हेल्प करेंगे, एग्जाम में आप खुद कहोगे यार मास्टर जी ने कमाल करवा दिया, कमाल कर देता मास्टर जी, ऐसे बोलोगे आप। चलो थोड़ा सा इसमें इरेज करने की जरूरत है। ये यहीं रहने दो। assets acquired by father in second third, assets acquired by father on 1st of April 2004। बस इसमें इतना ही चेंज काफी है आप लोगों के लिए। निकालो निकालो रे भैया। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, नॉर्मल केसेस में इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मंजुला, मंजुला शाह। चलो निकालो फटाफट, दोनों ही केसेस में आप लोग निकालोगे। पहले एक बार फिगर उतार लो, फिर मैं आपको CIF दिखा देता हूं टेबल। नथिंग मच इंपॉर्टेंट, अब आपको पता भी चल गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पता है सर, हमें पता है सर। खरीदी भी पिताजी ने 2004 में, 1/4/2004। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी आ जाएगी? दोनों में से हायर लूंगा कि सिर्फ ये लूंगा? सर फिर 2001 का क्या मतलब है? 2004 में खरीदी, इसके तो बाद खरीदी है, और 1 for 2001 के बाद अगर खरीदी तो फेयर मार्केट वैल्यू है 1 for 2001 का कोई काम नहीं, सीधा सीधा 1 लाख रुपए। चलो चलो एक बात तो क्लियर होगी भाई, हमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में हमारी लड़ाई है ही नहीं। CIF और द ईयर ऑफ ट्रांसफर में कोई लड़ाई है नहीं सर, यहां भी कोई लड़ाई नहीं है। एक छोटी सी गलती हमने कर दी ना यार। हाँ सर, हाँ सर, हमने ये गलती कर दी। हाँ अब कई बच्चे कह रहे होंगे सर वो तो पीछे आपने जाके करना था। ये आ गया 2852,549। अब जब फेस टू फेस क्लास से होती थी ना तो बच्चे वहीं हाथ पकड़ लेते थे हमारा, सर आपने 331 लिख दिया 348 की जगह। अब यही गलतियां होती हैं एग्जाम में, बस और कोई बात नहीं है। हालांकि वो सिर्फ एक लिखने की मिस्टेक थी। अभी भी आप देखोगे 28 लाख और 34 लाख, काफी डिफरेंस आ गया। रीचेक करना अब जरूरी है। चलो ये ठीक हो गया अब। हाँ जी 348, क्योंकि मैं यहाँ लिख रहा था मुझे लगा मैंने पिछले क्वेश्चन में कुछ और लिख दिया 348 की जगह। यहां तक तो दोनों की लड़ाई है ही नहीं, कोई लड़ाई नहीं, लड़ाई यहां पर आकर शुरू होती है। अब मुझे बताओ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नॉर्मल केस में क्या लेंगे? सर नॉर्मल केस में उसके फादर ने खरीदी है 2004 में, दैट मींस 4/5 का लेंगे, 4/5 का लेंगे। यस सर 113, यस सर 113, 113। बेटे को कब मिली? मंजुला, नॉर्मल केस में कितना लेंगे? 113। और मंजुला जी क्या कहती है? 113 नहीं लेंगे साहब, बेटे को कब मिली, बेटे को कब मिली। यहां पर आपको डेट चेंज करनी पड़ेगी। अब वेट 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 वेट, ये लीजिए, ये परफेक्ट है। कैसे परफेक्ट है, कैसे परफेक्ट है? एक बार जल्दी से देखो भैया, नॉर्मल सिचुएशन है। देखिए डेट कब की? सर दोनों की दोनों बाद की डेट है। चलो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में कोई दिक्कत? नो सर,
हमने चुपचाप ले लिया 1 लाख 348 348। दिक्कत थी यहाँ की, यहाँ कितना लूंगा। नॉर्मल इनकम टैक्स प्रोविजन ही क्या कहता है, नॉर्मल इनकम टैक्स प्रोविजन कहता है सीआईएफ फॉर द ईयर ऑफ फर्स्ट हेल्ड बाय एसएससी। एसएससी कौन है, बेटा। बेटा क्यों है, क्योंकि बेची बेटे ने, क्योंकि गिफ्ट आपने बेटे को कर दी थी, तो अब तो बेटा ही तो बेचेगा। बेटे को ने कब हेल्ड की सर, 2006-7 में। 6-7 का इंडेक्सेशन कितना है 122, मैंने लिख दिया 122। लेकिन मंजूला आगे चिल्लाते चिल्लाते सुनो, अगर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पिछले ओनर की है तो इंडेक्सेशन भी पिछले ओनर का लेंगे। पिछले ओनर ने कब खरीदी थी सर, ओनर ने खरीदी थी 2004-5 में, 2004-5 में, 4-5 में 113 113 आंसर लिखो फटाफट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको दूंगा पूरी 5 मिनट। सर किसकी, ब्रेक की? नहीं, हम आपको देंगे ये 5 मिनट किसके लिए, जो भी आपने अभी देखा है वो दिमाग में बिठाने के लिए। मंजुला के केस में तो आंसर ज्यादा ही आया है, मंजुला के केस में तो आंसर ज्यादा ही आया है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में आप जो इंडेक्सेशन आपने खरीदने का लिया था वो चुपचाप किसका ले लेंगे, जिस साल में इंप्रूवमेंट हुई, नथिंग चेंज। इंप्रूवमेंट में तो नथिंग चेंज। हाँ जी बोलिए, कुछ समझे, आया मजा आज संडे के दिन। सर संडे के दिन आज कई हमारे कॉन्सेप्ट ऐसे खुल गए। अब आप चुपचाप जो मैंने बुक दी है ना, दिस वन, इसको पढ़ना अब शुरू से दोबारा से, मतलब पेज 1 से। ये प्रैक्टिकल करने के बाद अब आपको समझ में आएगा बुक क्या कह रही थी, क्योंकि मैंने आपका ना एग्जाम्पल के साथ समझा दी। और बच्चे भागते रहते हैं, अरे रिवीजन वीडियो देख लेते हैं, ये देख लेते हैं। अरे भाई बार बार रिवीजन वीडियो क्या करोगे, सिर्फ प्रोविजन दिमाग में बैठाने के लिए रिवीजन वीडियो होती है। प्रोविजन है कैसे, ये क्लासें होती है उसके लिए, समझने के लिए कि कैसे समझा रहे हैं सर, क्या है एक्चुअल में। हाँ जी बाबूजी चलें। पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा। चल सकते हैं। एक इंश्योरेंस वाला कॉन्सेप्ट कराना है मैंने आपको, इंश्योरेंस। हाँ जी ये वाला, ये दिस वन, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, नुन्नू मुन्नू सा, जो आपके सामने खुला है, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। जितना आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ना, बस इतना ही है, इससे बाहर कुछ भी नहीं। चलिए पहले एक बार बैठाओ, दिमाग में बैठाओ, 2 मिनट लो, 5 मिनट लो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले जो अभी समझा है पहले उसको समझो, आगे भागो मत। पहले जितना पढ़ लिया उसको 100% कर मेरे दोस्त, आगे भागने से क्या फायदा है। 100% कवर कर जाएगा, आता तुझे 50 भी नहीं है, नंबर कितने आएंगे 25। आता तुझे 80% ही है, लेकिन 80% का तुझे 80% आता है, कितना आ जाएगा 64, 64 मार्क्स। तो हमेशा जितना भी सीखो मैक्सिमम उसी का सीखना शुरू करा करो। क्या करोगे, अभी एग्जाम आने वाले हैं दुनिया भर के, ये पीडीएफ डाउनलोड कर ली, वो पीडीएफ डाउनलोड कर ली, इसके प्रिंट आउट निकाल लिए, उसके प्रिंट आउट निकाल लिए। अरे मैं कह रहा हूं भाई ये बुक इनफ है, ये बुक्स इनफ हैं। 4 बुक को एक बार पढ़ने की बजाय एक बुक को 4 बार पढ़ा करो, बात समझे।
एक बुक को 4 बार पढ़ोगे, दिमाग में एकदम सारी चीजें सटीक बैठ जाएंगी। कितनी बार समझाऊं मैं आप लोगों को ये बात, बट कोई नहीं, कोई नहीं बच्चा। चलो देखें अगला कॉन्सेप्ट, देखें समझ लिया हो तो। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो पॉज कर लो, बाद में समझ लेना, ठीक है सर। चलो इंश्योरेंस कंपनसेशन क्या है? कोई भी कैपिटल एसेट्स, मैंने क्या बोला था, कोई भी कैपिटल एसेट्स अगर आपकी डिस्ट्रैक्ट हो गई। चलो इससे पहले भी मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा ट्रांसफर का। इससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा ट्रांसफर का। ये देखो ट्रांसफर, ट्रांसफर का मतलब क्या है? मैंने आपको शुरू में फर्स्ट डे पर बताया था, कोई भी कैपिटल एसेट होनी चाहिए और वो ट्रांसफर होनी चाहिए। ट्रांसफर का मतलब सिर्फ बेचना नहीं होता। ट्रांसफर का मतलब आज आप देखेंगे, क्योंकि आज आप कई कॉन्सेप्ट कर चुके हैं। ट्रांसफर का मतलब क्या है? ट्रांसफर का मतलब है आपने सेल कर दी, आपने एक्सचेंज कर ली इन काइंड। समझ आया? मैंने बोला था फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू, बदले में कोई एसेट मिल गई। रिलिंक्विशमेंट ऑफ द एसेट, कोई एसेट आपने छोड़ दी, ऐसे ही ले जाओगे कोई दिक्कत नहीं। एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट ऑफ द शेयर, फॉरफीचर ऑफ द शेयर, आपसे कोई राइट एक्सटिंग्विश कर लिया गया, आपसे कोई चीज ले ली, फॉरफीचर, आपके शेयर्स थे कंपनी ने फॉरफीचर कर ली, जबरदस्ती आपसे ले लिए, वो भी ट्रांसफर है। आपने कोई राइट छोड़ दिया, वो भी ट्रांसफर है। रिलिंक्विशमेंट कर दी कोई एसेट की, एक्सचेंज कर लिया ट्रांसफर, सेल कर लिया ट्रांसफर, कंपल्सरी एक्विजिशन कर ली सरकार ने, वो भी ट्रांसफर आती है। कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड, आपकी कैपिटल एसेट्स थी आपने स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया। सबसे बेहतरीन एग्जांपल फ्लैट्स, आपका खुद का घर था, आपने उसी को बिल्डिंग को तोड़कर उस पे 10 माले की बिल्डिंग बनाई, फ्लैट्स बनाए और बेचना शुरू किया। कैपिटल एसेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड। मैच्योरिटी रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड की रिडम्पशन हो रही है। कहने का मतलब ये है, हर वो चीज जो फील कराती है कि आपके यहां से कुछ जा रहा है, आपके अंदर से कुछ टूट रहा है, कुछ निकल रहा है आपके अंदर से, आपकी जान निकल रही है, क्योंकि वो जा रही है, क्योंकि वो जा रही। एसेट, एसेट, एसेट्स जा रही, लड़की नहीं, एसेट्स, एसेट जा रही है। हर वो केस जिसमें आपको अंदर से फील होता हाँ कुछ टूट रहा है अंदर से, वो जा रही है, वो हर चीज ट्रांसफर कहलाएगी। गिविंग पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। पार्ट परफॉर्मेंस का मतलब है पेपर वगैरह तैयार नहीं हुए लेकिन पोजेशन आपने दे दिया, पेमेंट आपकी हो चुकी है। A enter into an agreement for sale of his house, the purchaser give the entire sale consideration to A, पेमेंट हो चुकी है। A hand over complete right of possession, आपने पोजेशन दे दिया, लेकिन सम लीगल फॉर्मेलिटीज अभी बची हुई हैं, तो भी वो क्या होगा? ट्रांसफर कहलाएगा। और ट्रांजैक्शन विच हैव इफेक्ट टू ट्रांसफरिंग ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक मैंने हाउस प्रॉपर्टी में एग्जांपल दिया था कि एक्चुअल में वो हाउस प्रॉपर्टी किसके नाम पर रहती है? कोऑपरेटिव सोसाइटी के, लेकिन उसका एंजॉय कौन करता है? जो फ्लैट उसमें खरीदता है, वो राइट खरीदता है, ये वही वाला। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है, जब भी आपको लगे कि कुछ जा रहा है, कुछ निकल रहा है, रेगुलर क्लास में यही कॉन्सेप्ट कम से कम 1-1.5 घंटा चलता है। यही कॉन्सेप्ट एक एक पॉइंट पर, सेल पर, एक्सचेंज पर, रिलिंक्विशमेंट पर, एक एक पर एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल बन के समझ आता है। बट ड्यू टू टाइम कॉन्स्टेंट मैं आपको अब इसमें 1-1.5 घंटा लगाऊंगा, तो सोचो हमारा बैच कब कंप्लीट होगा, तुम्हारे पेपर आ जाएंगे तब तक 3-4 महीने में। हाँ सर बात तो सही कही आपने, बात समझ आई। अब आओ इंश्योरेंस पर। तो कोई भी चीज आपके यहां से जा रही है तो वो क्या कहलाएगी सर? वो कहलाएगी, हाँ जी, वो कहलाएगी, हाँ जी, वो क्या कहलाएगी? सेल, कंसिडरेशन रिसीव्ड, ट्रांसफर हुआ। अब यहां से भी कुछ जा रहा है, आपकी क्या थी? एसेट थी, बाढ़ आई, टूट गई एसेट, भूकंप आया, एसेट टूट गई, सुनामी आई, एसेट टूट गई, वॉर छिड़ गई, वॉर छिड़ गई इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, वॉर में आपके घर टूट गए, गोला बारूद आके गिरे, कैपिटल एसेट्स थी, मशीनरी वगैरह थी, टूट गई, बिल्डिंग थी, टूट गई। अब टूट गई, आपने करा रखा था इंश्योरेंस। अब अगर आपने इंश्योरेंस करा रखा था, बदले में आपको क्या क्या मिल सकता है सर? बदले में या तो सेम एसेट मिल सकती, नहीं तो कंपनसेशन मिलेगा, अमाउंट, पैसा, रोकड़ा। हाँ सर, तो उस केस में क्या होगा सर? जो भी मिलेगा वो मेरी क्या हो जाएगी? फुल वैल्यू ऑफ
कंसिडरेशन। काइंड में मिला तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। बाकी का कॉन्सेप्ट सेम वही, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, इंडेक्सेशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। जब सब माइनस हो जाएगा तो बचेगा क्या, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। चलो देखो बस इतना ही था, इतना ही था कॉन्सेप्ट। क्या कहता है, कैपिटल गेन इन केस ऑफ ए डीम्ड सेल, सेल हुई नहीं है, डीम्ड सेल है, मानी है जबरदस्ती, ऑन डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट्स, इंश्योरेंस कंपनसेशन रिसीव्ड। क्या कहता है, सर्कमस्टांसेस फॉर डिस्ट्रक्शन डैमेज ऑफ कैपिटल एसेट्स, आपकी डैमेज हुई, कारण क्या क्या, सिर्फ यही कारण होने चाहिए, इन्हीं के बदले हो मिलना चाहिए। कोई एसेट आपकी चोरी हो गई वो यहां कवर नहीं होगी। कैसे नहीं होगी, देखिए यहां पर उन्होंने बताया कोई फ्लड आया, टाइफून आया, हरिकेन, साइक्लोन, अर्थक्वेक, नेचुरल एक्टिविटी कॉज के कारण, राइट, सिविल डिस्ट्रब्यूशन, डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस हुई, डिस्ट्रक्शन नहीं, डिस्टरबेंस हुई, तो कोई भी झगड़े हो गए, वॉर हो गई, एक्सीडेंटल फायर, एक्सप्लोशन हो गया, बम बारूद फट गया, एक्शन ऑफ एनिमी, वॉर और विदाउट वॉर, वॉर और विदाउट वॉर, तो सिर्फ इन्हीं केसेस में इंश्योरेंस कंपनसेशन मिलेगा, तो आप पर ये सेक्शन अप्लाई होगा, अदरवाइज ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। सेल कंसिडरेशन क्या मानेंगे, या फिर कहूं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, जो भी इंश्योरेंस कंपनसेशन मिला, पैसे में मिला पैसा, अगर रिप्लेस्ड एसेट मिली तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू। किस साल में टैक्स करेंगे, साल में, किस साल में टैक्स करेंगे, जिस भी साल में आपको इंश्योरेंस कंपनसेशन मिलेगा, जिस साल में मनी मिलेगी। लेकिन इंडेक्सेशन कहां तक लगाएंगे, जिस साल में एसेट ट्रांसफर हुई। अब देखिए कई बार क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनसेशन मिलने में 2-3 साल लग जाते हैं, तो हो सकता है आपकी एसेट डिस्ट्रॉय हुई थी 2022 में, 2022 में, 2021 में, कंपनसेशन मिला 2024 में, 2024 में, तो टैक्स कब लगाओगे, जब आपके हाथ में पैसा होगा। तो उसने बोल दिया ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी, टैक्स दूंगा कब, कैलकुलेशन कब करूंगा, जिस साल में मुझे रिसिप्ट होगा क्या, इंश्योरेंस का पैसा। लेकिन इंडेक्सेशन कब लगाओगे, इंडेक्सेशन इज अवेलेबल टिल द प्रीवियस ईयर ऑफ डिस्ट्रक्शन, नॉट टिल द रिसिप्ट ऑफ कंपनसेशन। जिस साल में ऐसे डिस्ट्रॉय होगी सिर्फ वही तक का सीआईआई मिलेगा। पीरियड ऑफ होल्डिंग फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन टिल डेट ऑफ डिस्ट्रक्शन, तो हमेशा जिस साल में ऐसे डिस्ट्रॉय हो गई, टूट गई, फूट गई, खत्म हो गई, उसी साल तक का इंडेक्सेशन मिलेगा। पीरियड ऑफ होल्डिंग वहीं तक की लेंगे। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इंडेक्सेशन। पीरियड ऑफ होल्डिंग किसके लिए, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए, कि लॉन्ग टर्म थी कि शॉर्ट टर्म थी, 3 साल, 5 साल, 24 महीने, 12 महीने, 12 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ, याद आया, हाँ सर। इंडेक्सेशन आप सीआईआई कब तक का लेंगे, जिस साल तक डिस्ट्रक्ट हुई। लेकिन टैक्स कब देंगे, ऑब्वियसली ईयर ऑफ टैक्स उस साल में देंगे जिस साल में आपके पास रोकड़ा था। अब जिस साल में टूटी उस साल तो पैसा ही नहीं था, टैक्स कहां से देंगे, सरकार भी नहीं मांग सकती आपसे। लास्ट लाइन, इफ कंपनसेशन इज रिसीव्ड फॉर स्टॉक देन इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। मान लीजिए कोई फ्लड में, बाढ़ वगैरह में कोई स्टॉक था आपका, वो डिस्ट्रॉय होगा, फिर इंश्योरेंस कंपनसेशन मिला, तो पीजीबीपी में टैक्स होगा, वो कैपिटल गेन में नहीं होगा। ऑब्वियसली बात है, कैपिटल एसेट्स नहीं है, स्टॉक इन ट्रेड है, पीजीबीपी में टैक्स होता है, पीजीबीपी में होगा। बताइए इस कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत, चुन्नू सा कॉन्सेप्ट था, बस यहां बात समझने की थी कि टैक्स किस साल में करेंगे और इंडेक्सेशन किस साल का लेंगे। क्वेश्चन इसका बहुत बेहतरीन है, फटाफट निकालो, क्वेश्चन नंबर है इसका, ये भी नहीं है क्वेश्चन नंबर, आई थिंक ये रहा, ये होगा, हाँ ये रहा। चलो आपको पूरी पूरी 5 से 7 मिनट है ये क्वेश्चन करने के लिए। हाँ जी चलो ये वाला क्वेश्चन फटाफट शुरू करो। मई 2014 का क्वेश्चन है, मई 2014 का क्वेश्चन। आप खुद से करेंगे, सबसे पहले खुद से करेंगे, मैं वेट कर रहा हूं तब तक आपका। योर टाइम स्टार्ट नाउ।
हाँ जी, निकला किसी का? नहीं निकला, बोलिए। निकला किसी का? नहीं निकला अभी तक? सर अभी तो हमारा निकला ही नहीं है। अच्छा जी, चलो फटाफट 1-2 मिनट और दे रहा हूं आपको, 1-2 मिनट और दे रहा हूं। जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा अटेम्प्ट निकलने के चांसेस हैं। हाँ जी, मिस्टर एक्स एज्ड 55 ईयर्स, ध्यान देना जी। मिस्टर एक्स की जो उम्र है वो 55 साल है। owned a residential house in Ghaziabad, जिला गाजियाबाद. It was acquired by Mr. X on 10th of October 2006 for 6 लाख रुपीज, 6 लाख रुपए में इसने खरीदा था, जो कि 53 लाख में इसने 4 नवंबर 2023 को ये बेच दिया। ध्यान देना, ध्यान देना जी, ठीक है। कितने में बेच दिया सर? ये बेच दिया इसने 53 लाख में। स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी स्टेट फिक्स वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी 70 लाख। उसने स्टैम्प ड्यूटी कितनी बताई है? 70 लाख। एसएससी पेड 2% ऑफ द सेल कंसीडरेशन। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर अगर परसेंटेज में दिए जाएं तो वो आप किसका परसेंटेज लेंगे? सेल कंसीडरेशन का कि फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन का? सर सेल कंसीडरेशन का। ओके। On as brokerage for the sale of said property, Mr. X acquired a residential house at Kolkata, Ami Kolkata Jachi, on 10th of December 23 for 10 lakh rupees and deposited 4 lakh on the ये अभी पढ़ाया नहीं है आपको, इसलिए आपको अभी नहीं करना। He deposited 4 lakh in 6 of July capital gain deposit scheme nationalized फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द एडिशनल फ्लोर ऑफ द कोलकाता। अरे यार चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जितना सॉल्व हुआ उतना हुआ कि नहीं हुआ। ये डिस्ट्रक्शन वाला नहीं है, डिस्ट्रक्शन वाला नहीं है, ये कोई और क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, बट स्टिल आपने कितना किया। सबसे पहली बात, इसमें आप सबसे पहले सेल कंसिडरेशन कितना लेंगे? सेल कंसिडरेशन कितना लेंगे? स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितनी है? स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, सर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इज 70 लाख। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इज 70 लाख। आप इसमें कैपिटल गेन निकाल सकते हैं, लॉन्ग टर्म की शॉर्ट टर्म। सर उसने खरीदा कब था? उसने खरीदा था 2006 में, बेचा कब? 2023 में। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, पहली बात। चलो ठीक है, दूसरी बात, सेल कंसिडरेशन कितना है? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 70 लूं कि 53 लूं? सर जिस केस में अगर मेरी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ज्यादा होगी सेल कंसिडरेशन से तो मैं चेक करूंगा 110% ऑफ सेल कंसिडरेशन, 53 प्लस 10%, ये हो गया 58.3। जबकि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 58.3 या उससे कम नहीं है, ये तो उससे बहुत ज्यादा है। तो मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन या सेल कंसिडरेशन क्या हो जाएगा? स्टैंप ड्यूटी वैल्यू दैट मींस 70 लाख। हाँ सर, माइनस करवा देंगे इसमें से। एसएससी पेड 2% ऑफ द सेल कंसिडरेशन। अब मुझे बताओ, मैं अब ध्यान से समझना, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर पर है ये क्वेश्चन। अब मैं 2% किसका लू? सेल का लू कि सेल कंसीडरेशन का लू? ये तो होगी मेरी फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। बताओ, जब इसने बेचा होगा तो 70 लाख का 2% दिया होगा
कि मेरा 53 लाख का 2% दिया होगा। भाई ये कह रहा है भाई बेचा मैंने 53 लाख में, वो तो सरकार की जोर जबरदस्ती के कारण, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू के कारण मुझे इसकी जो वैल्यू लेनी पड़ गई वो कितनी लेनी पड़ गई, 70 लाख रुपए। एक्चुअल में मैंने तो बेचा था 53 लाख का, उसको तो जो कैश मिला मुझे जो कैश मिला 53 लाख मिला, उसका 2%, ना कि 70 लाख का 2%। तो लॉजिकली भी आप सोचो, आप बेच रहे हो जमीन, आपको मिला था 53 लाख, वो कह रहा है 2% ऑफ द सेल, तो 70 लाख ये सेल इसका थोड़ी, 53 लाख का, तो 53 का 2% 1,06,000 रुपए। हाँ सर, और कुछ माइनस करना है सर? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करनी है ना, चलो माइनस करवाते हैं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने में खरीदा था 2006 में? सर मिस्टर, इसने खरीदा कितने में था? हाउस प्रॉपर्टी कोलकाता 10 लाख डिपॉजिट, इसने कहाँ दिया है भाई? 6 लाख रुपए में खरीदा था, ये दे दो रखा पहली लाइन में, 6 लाख रुपए में खरीदा था। चलो अब 6 लाख पे इंडेक्सेशन लगाओ बाबूजी, 6 लाख पर। सर अगर मैं इंडेक्सेशन लगाने जाऊं ना, आंसर नहीं आंसर नहीं आंसर नहीं, 6 लाख पर जब इंडेक्सेशन लगाने जाऊं तो 6 लाख मल्टीप्लाई बाय, आप देखो जी इंडेक्सेशन लगाएंगे फटाफट, 6 लाख फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना हो गया सर? ये हो गया 70 लाख, माइनस एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर कितना हो गया सर? ये हो गया 1,06,000, माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना हो गया सर? 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 348, हाँ जी 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 348 डिवाइडेड बाय कितना करेंगे सर? सर 2006 का ले लो, 2006-7 का इंडेक्सेशन दे रखा है सर, 122 दे रखा है, तो मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 122 फटाफट। अब देखना कितनी जल्दी क्वेश्चन निकलेंगे, कॉन्सेप्ट समझने में हमें बेशक 2 दिन निकल गए, लेकिन अब इतनी जल्दी निकलेंगे। 1711475, जल्दी बोलो, 1711475 निकला कि नहीं निकला? हाँ सर, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है इस क्वेश्चन में, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है इस क्वेश्चन में, एक बार चेक कर लेते हैं सर, हमें तो पता नहीं, नहीं कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं है इस क्वेश्चन में, नहीं है। चलो आंसर निकालो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आया? चलो जी, और इसको भी आप माइनस करवाएंगे, ये आ गया सर 51,82,524, 51,82,524, 51,82,524.59 है, तो इसको 0.25 कर दो, 51,82,525, 51,82,525। हाँ जी बोलिए, समझ आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत हुई, परेशानी हुई? आगे का छोड़ दो क्योंकि आगे का एग्जेम्पशन वाला पार्ट है, हम पहले पार्ट में चल रहे हैं, अभी सिर्फ कैपिटल गेन निकालना सीख रहे हैं। यहां तक कोई दिक्कत हुई? नो सर। जिस भी बच्चे ने 2% 70 लाख का लिया उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, उसका एग्जाम का क्वेश्चन गलत, उसको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन के मार्क्स मिल जाएंगे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के मार्क्स मिल सकते हैं, इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका गलत आएगा। और फिर इससे आगे अगर यही क्वेश्चन आप कंटिन्यू करेंगे, एग्जाम्पशन आपकी गलत हो जाएगी, सारी चीजें आपकी गलत हो जाएंगी, एग्जाम्पशन कितनी भी लोगे फिर जो भी नेट बैलेंस बचेगा वो आपका ऑब्वियसली गलत ही आएगा, हाँ और ना? हाँ सर, चलिए चलिए साहब, इंश्योरेंस वाला क्वेश्चन है कहां पर? हाँ ये रहा, ये क्वेश्चन नंबर 7 था, आंसर छुपा देता हूं, ये लो क्वेश्चन नंबर 7।
ये वाला क्वेश्चन नहीं, ये वाला क्वेश्चन 7 था। चलो इंश्योरेंस कंपनसेशन वाला ये वाला क्वेश्चन करो फटाफट, फटाफट करो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्वेश्चन नंबर 7। मिस्टर एक्स owns a house which was purchased by him on 1st of May 1999 for 3 lakh rupees. The said house was destroyed by fire. आग लग गई रे बाबा। On 3 April 2023, Mr. X received 48 lakh on 5th of May 2023 from insurance company. Fair market value of the property on 1st for 2001 is 4 lakh. The stamp duty value was 60 lakh. Calculate answer. सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करें, अब बताओ तुम्हें नहीं कॉन्फिडेंस आ रहा कि सर मैं क्वेश्चन कर सकता हूं? जितने भी मैंने आज एग्जांपल करवाए हैं सारे इस पर लगते हैं, सारे इस पर लगते हैं और ये क्वेश्चन बहुत इजीली निकल जाएगा, बहुत इजीली निकल जाएगा। चलो शुरू करो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, फटाफट निकालो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, फटाफट निकालो। इस क्वेश्चन में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा, ध्यान रखना क्या होगा, वही होगा सर जो मंजूर खुदा होगा। ब्लर क्यों आ रहा है? इंश्योरेंस कंपनसेशन वाले केस में मैंने सेल कंसिडरेशन बोला था, क्या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कंसीडर करेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू कंसीडर करेंगे, कि जो इंश्योरेंस कंपनी से मिला वो कंसीडर करेंगे? इट्स योर चॉइस। मैंने क्या पढ़ाया था वो आपने माइनस करवाओ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, बाकी तो फिर वही लगेगा। हाँ जी, बस एक ही लॉजिक है इसमें सर। ऑब्वियसली इसमें मैं सेल कंसिडरेशन या फिर कहूं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कौन सा लूंगा? सर जो भी मुझे इंश्योरेंस कंपनी से मिला, मिस्टर एक्स रिसीव्ड ₹48 लाख ऑन 5th of May 2023 फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी दे रखी है, फेयर मार्केट वैल्यू भी दे रखी है। इग्नोर, जैसे लड़कियां लड़कों को करती हैं इग्नोर, वैसे ही आपको करनी है ये दो फिगर इग्नोर, क्योंकि इंश्योरेंस वाले केस में हम वही लेते हैं। अभी क्या पढ़ाया था मैंने आपको? सेल कंसिडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, इंश्योरेंस कंपनसेशन, जो भी मिला, चाहे कैश में मिला चाहे एसेट में मिला। अगर एसेट में मिला तो फेयर मार्केट वैल्यू लूंगा। जब ये खुद ही बोल रहा है कि आपको 48 लाख रुपीज मिले तो 48 लाख रुपीज, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 9, फेयर मार्केट वैल्यू 9। चलो सेल कंसिडरेशन 48 लाख आ गया। हाँ सर आ गया। क्वेश्चन नंबर फिर से 7, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ गया मेरा कितना? 48 लाख। माइनस करवा देंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या फिर कहूं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। हाँ सर कितना है? सर हमने ये एसेट खरीदी थी 1999 में, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन? सर एसेट खरीदी थी 1999 में, बेच कब रहे हैं या फिर डिस्ट्रॉय कब हुई? 2023 में। दैट मींस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। हाँ सर। चलो कितने में? 3 लाख। तो 3 लाख का इंडेक्सेशन निकालो। सर नहीं सर, हमने ये परचेज की थी 3 लाख में, तो सेड हाउस प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय बाय फायर। हाँ सर, इसकी फेयर मार्केट वैल्यू और 1999 विच एवर इज हायर लेंगे, विच एवर इज हायर लेकर चलेंगे। बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ जी। तो 1st of May 1999 और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001, दोनों में से कौन सा लेंगे? जो हायर होगा।
हायर कौन सा है सर? 4 लाख कि 3 लाख सर? 4 लाख। चलो सर 4 लाख 348। अब किस साल में सर? सीधा सीधा 2001। चलो 100 निकालो, कैलकुलेशन निकालो फटाफट, कैलकुलेशन निकालो, कैलकुलेशन निकालो। 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 348 डिवाइडेड बाय 100 कितना आ गया? 13,92,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालो। 34,08,000। 34,08,000 आंसर। छोटा सा क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए। इसी बहाने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन और हो गया आपका, जो एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर वाला क्वेश्चन था। देखो क्या कहता है, सेल कंसिडरेशन बिल्कुल ठीक लिया हमें 48 लाख। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 4 लाख और 3 लाख, विच एवर इज हायर। 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 348 डिवाइड बाय 100 13,92,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, सेल कंसिडरेशन का उसने नीचे पूरा बखान लिखा है, तो वो आप पढ़ सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं। चल सकते हैं आगे, बोलिए। हाँ सर चल सकते हैं, चलिए। आगे एक टॉपिक है आपका एनहांस कंपनसेशन, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट। ये मैं थोड़ा थोड़ा आपको मैंने पढ़ाया था, आपको याद भी हो तो। ये मैंने आपको पढ़ाया था, कहां पर पढ़ाया था सर? IFOS में पढ़ाया था, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हमने ये टॉपिक पढ़ा था। पूरी मैंने बेस इसका समझा रखा है कि आपसे कंपल्सरी एक्वायर किया जाता है, फिर आप कोर्ट में केस करते हैं, कोर्ट में आप केस जीतते हैं, कंपनी सरकार आपको कंपनसेशन, एनहांस कंपनसेशन देती है। उस एनहांस कंपनसेशन पर आपको क्या मिलता है? इंटरेस्ट। वो कहाँ टैक्सेबल होता है? IFOS में। IFOS में जब वो टैक्सेबल होता है तो वो ग्रोस अमाउंट नहीं टैक्स होती, बल्कि कितनी अमाउंट टैक्स होती है? 50%। उसमें से डिडक्शन मिल जाती है अंडर सेक्शन 57 में। याद आया? अभी पढ़ाया था 5-7 दिन पहले। हाँ जी, बस एक बार मोटा मोटी देख लो। कंपल्सरी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट और सिमिलर अदर एजेंसी अंडर लॉ। बाई चांस मान लीजिए RBI एक्वायर कर रहा है, ED एक्वायर कर रही है, एनफोर्समेंट डायरेक्टर अपने लिए, हालांकि गवर्नमेंट ही एक्वायर करके इन डिपार्टमेंट्स को देती है जमीन। However, these rules are also applicable when consideration is approved by RBI या central government, even if there is no compulsory acquisition। शुरू में आपको क्या मिलेगा? इनिशियल कंपनसेशन। जिस भी साल में इनिशियल कंपनसेशन मिले उसी साल में आपको पूरी अमाउंट टैक्स कर देनी है, पूरा कंपनसेशन इनिशियल अमाउंट मिलने पर ही। देखिए क्या कहता है, टैक्स इन प्रीवियस ईयर ऑफ रिसिप्ट ऑफ इनिशियल कंपनसेशन आइदर होल और पार्ट। चाहे आपको पार्ट मिले कंपनसेशन, चाहे आपको पूरा का पूरा मिले। If compensation is received in installment, entire capital gain on total compensation is taxable in the year of receipt of first installment। क्या बोला था? आपको जब भी पहली इंस्टॉलमेंट मिलेगी, आप उसी साल में पूरा टैक्स दे देंगे, पूरा टैक्स उसी साल में दे देंगे। पीरियड ऑफ होल्डिंग, डेट ऑफ एक्विजिशन से लेकर जिस साल तक आप एक्वायर करेंगे। इंडेक्सेशन, फिर वही बात, हो सकता है सरकार पैसा देने में डिले कर दे, क्योंकि एक साथ सरकार कई बार 5-5 हजार एकड़, 5,000 एकड़ की लैंड एक्वायर करती है, तो धीरे धीरे करके पैसा मिलता है। तो इंडेक्सेशन में आप कब तक लेंगे? जिस साल में एक्वायर किया। पीरियड ऑफ होल्डिंग, जिस साल तक एक्वायर हुआ। टैक्सेबिलिटी किस साल में आएगी? जिस साल में आपको इनिशियल कंपनसेशन मिला। पीरियड ऑफ होल्डिंग, एक्विजिशन पहले हो चुका होगा, इनिशियल कंपनसेशन हो सकता है आपको 1 साल 2 साल बाद मिले। तो जब भी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलेगी, चाहे पूरी मिले, चाहे हाफ मिले, चाहे 1 रुपया मिले, पूरा टैक्स कर देंगे। इंडेक्सेशन अप टू द ईयर ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ द एसेट्स एंड नॉट टिल द ईयर ऑफ पेमेंट।
ठीक है। एनहांस कंपनसेशन, एनहांस कंपनसेशन का मतलब क्या है, आपने कोर्ट केस कर दिया, आपको बढ़ाकर सरकार ने पैसा दिया या कोर्ट ने दिलवाया, उस पर क्या मिला, इंटरेस्ट। वही बातें देखें, टैक्सेबल इन द ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड, ऑब्वियसली एनहांस कंपनसेशन का किसी को पता तो था नहीं कि कब कोर्ट का फैसला आएगा, कोर्ट का फैसला मेरे फेवर में आएगा कि सरकार के फेवर में आएगा। तो टैक्स तो मैं तभी करूंगा जब एनहांस कंपनसेशन मिलेगा। ओरिजिनल कंपनसेशन से कोई लेना देना नहीं है, इनिशियल कंपनसेशन से एनहांस कंपनसेशन का कोई लेना देना नहीं है। इसके बीच में हो सकता है 2 4 5 10 साल हो, ये कभी मिल गया, कभी का टैक्स हो गया। एनहांस कंपनसेशन बाद में 5 10 साल बाद, जिस साल में मिलेगा उसी साल में। नेचर ऑफ लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म एज इन द केस ऑफ ओरिजिनल कंपनसेशन, एनहांस कंपनसेशन भी लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है, वो आप कैसे चेक करेंगे, जो नेचर आपका ओरिजिनल कंपनसेशन का था। If the amount has been received on the basis of interim order of the court, then taxable only when final order has been passed by the court। कई बार क्या होता है, सरकार कोर्ट इंटरिम ऑर्डर पास कर देती है, 2 ऑर्डर होते हैं, एक इंटरिम ऑर्डर एक फाइनल ऑर्डर। उस पर लिखा रहता है कि ये इंटरिम ऑर्डर है, इसको फाइनल ऑर्डर ना माना जाए। प्राइमा फेसी कोर्ट को ये लगता है कि ये फैसला आना चाहिए, लेकिन अगर इंटरिम ऑर्डर आया, इंटरिम ऑर्डर आया तो टैक्सेबल तभी होगा जब मेरा फाइनल ऑर्डर आएगा। इंपॉर्टेंट लगा लो इस लाइन को, ये आपको बिल्कुल दिमाग में छप जानी चाहिए। एमसीक्यू भी बन सकता है यहां से, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बन सकता है इस लाइन से, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है ये इस सेक्शन की। While computing capital gain, litigation expense allowed, cost of acquisition, cost of improvement shall be taken as nil। इसने ये बात क्यों लिखी है, कोई मुझे बता सकता है? इसने ये वाली बात क्यों लिखी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में नील क्यों लूंगा? बहुत सिंपल सी बात है, दिमाग लगाओ पहले अपना दिमाग लगाओ, फिर मैं बताऊंगा। सिंपल सी बात है, आपको जब इनिशियल कंपनसेशन शुरुआत में मिला होगा तो उस टाइम पर ही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आप माइनस कर चुके होंगे। ये तो कोर्ट केस चल रहा था, एनहांस कंपनसेशन में तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ वो पूरी अमाउंट मिली वही टैक्सेबल होगा। सिर्फ आप लिटिगेशन एक्सपेंस माइनस कर सकते हैं, वकील को फीस वगैरह दी, ये खर्चे ड्राफ्टिंग लीगल ड्राफ्टिंग वगैरह के खर्चे आप माइनस कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट तो नील होगी, क्यों? क्योंकि आपने पहले टैक्स दे चुके हो जब आपको शुरुआती कंपनसेशन मिला था। मान लो आपको 1 करोड़ रुपया मिला एज ए कंपनसेशन सरकार की तरफ से, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड का। आपने 1 लाख सेल कंसिडरेशन लिया, स्टैम्प ड्यूटी वाली जो भी लिया था, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करके आपने टैक्स दे दिया, बनता था तो दे दिया, नहीं बनता तो नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आपने सरकार पर केस कर दिया, 5 साल बाद 8 साल बाद 8 ईयर आफ्टर 8 ईयर सरकार कोर्ट ने आपको एनहांस कंपनसेशन दिलवाया। उस टाइम पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑलरेडी माइनस कर चुके हो यार 1 करोड़ के टाइम पे, तो यहां पर क्या लोगे, 0। हाँ, लेकिन वो केस किया, वकील का खर्चा, ड्राफ्टिंग लीगल ड्राफ्टिंग वगैरह, ये जितने भी खर्चे होंगे ये सारे आपके अलाउड हो जाएंगे। रिडक्शन हो गई, रिडक्शन अगर हर कई बार बहुत कम चांसेस हैं इस पॉइंट के, लेकिन कई बार हो जाती है तो फिर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा अगर बाई चांस करना पड़ेगा। Where capital gain has been charged on compensation received by the SEC and subsequently such compensation reduced by the court, tribunal, etc., then assessed capital gain on that year shall be recompute। जो भी आपने इनिशियल कंपनसेशन पर टैक्स निकाला था वो आप रिकम्प्यूट करेंगे और पैसा बनता है तो ले लेंगे, नहीं बनता तो वापस दे देंगे। Points to remember, इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन एनहांस कंपनसेशन टैक्सेबल आईएफओएस में 50% की डिडक्शन मिल जाएगी, सेक्शन 57 में, ऑलरेडी टोल्ड यू। एनहांस कंपनसेशन टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट, अगर किसी की डेथ होगी तो लीगल हेयर को टैक्स देना पड़ेगा। अगर इस एक्ट में आपका कंपल्सरी एक्वायर होता है, ये एक्ट बहुत बड़ा है, RFCTLARR, compensation received under the right to fair compensation transparency in land acquisition rehabilitation and resettlement act 2013 में अगर इस एक्ट में कोई जमीन एक्वायर होती है तो वो टैक्सेबल नहीं होगी, वो कंपनसेशन जो भी मिलेगा वो टैक्सेबल नहीं होगा। याद कर लो सर, ये नहीं, ये मिलता जुलता ऐसा दिखे ना 2013, चुपचाप टैक्स मत करना। टीडीएस 194 एलए में कटेगा 10% पर, अगर अमाउंट एक्सीड होगी 2.5 लाख रुपए से, ये हम टीडीएस वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सिर्फ ये इसलिए लिख रखा है ताकि लिंकेज हो सके। इफ एनहांस कंपनसेशन रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट द टैक्सेबल एज व्हेन रिसीव्ड,
हाँ जी, ओरिजिनल कंपनसेशन जब मिला, ओरिजिनल कंपनसेशन, इनिशियल कंपनसेशन जब मिला, तो पहली इंस्टॉलमेंट में ही पूरा का पूरा टैक्स कर दूंगा। हाँ सर, एनहांस कंपनसेशन जब इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, तो जब जब जितना मिलेगा, जब जब जितना मिलेगा, तब तब उतना टैक्स करूंगा। एक साल आज मिला, 2 साल बाद फिर मिला। कई बार एनहांस कंपन, ये लाइन पता है क्यों लिखी है? ये लाइन इसलिए लिखी है, कई बार केस जीतने के बाद जो ऑनर थे प्रॉपर्टी के, लैंड के, वो दोबारा केस कर देते। कई बार इंडिया में जनरली ऐसा हुआ है, कई बार हुआ है, लिटरली कई बार हुआ है। हरियाणा में तो मैंने देखा भी, एक एक जमीन के 4-4, 5-5 बार कंपनसेशन मिले। तो जब 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 मिलेगा तब तब टैक्स होगा, लेकिन इनिशियल कंपनसेशन तब पूरा टैक्स कर देंगे जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ही मिली। ऐसा पॉसिबल है, पॉसिबल है ऐसा। हाँ जी, एक क्वेश्चन देखो फटाफट, क्वेश्चन देखो आप। कंपनसेशन द कोर्ट ऑर्डर एडिशनल कंपनसेशन 1 लाख, कंप्यूट एनहांस कंपनसेशन। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करो, खुद से दिमाग लगाओ फिर मैं करवाऊंगा, खुद से दिमाग लगाओ फिर मैं करवाऊंगा। चलिए जी, देखिए एक बार फटाफट। Mr. X acquired a house for 20,000 in 1997-1998. On his death in October 2006, the house was acquired by his son Y. Fair market value of the house on 1/4/2001 80,000, मतलब प्रीवियस ओनर का, समझ आया? हाँ जी। दिस हाउस वॉज एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया 2010 में 3 लाख रुपए में। ए कंपनसेशन ऑफ रुपीज 2,20,000 पेड 2024 में, बैलेंस 80,000 2024 में पे किया, एक मार्च में पे किया, एक अप्रैल में पे किया। वाई फाइल्ड ए शूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट चैलेंजिंग द क्वांटम ऑफ कंपनसेशन, द कोर्ट ऑर्डर एडिशनल कंपनसेशन 1 लाख और दिया जाए। ही इनकर्ड एक्सपेंडिचर 2,000 रुपए, 1 लाख से 2,000 माइनस कर देंगे। हाफ ऑफ द एनहांस कंपनसेशन रिसीव्ड ऑन, जब मिलेगा 2025 में तब टैक्स करेंगे, एंड अदर हाफ 25-26 में जब मिलेगा तब टैक्स करेंगे। कंप्यूट द कैपिटल गेन इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स, फटाफट निकालो, फटाफट निकालो। बड़ा छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा क्वेश्चन है। इनिशियल कंपनसेशन कब मिला मुझे बताओ सर? 3 लाख कंपनसेशन था, लेकिन टुकड़ों में मिला। एक प्रीवियस ईयर 23-24 में मिला, एक प्रीवियस ईयर 23-24 में मिला, हाँ जी, एक प्रीवियस ईयर 23-24 में मिला, और एक 24-25 में मिला। टैक्स किस में होगा सर? 23-24 में। इनिशियल कंपनसेशन चाहे 1 रुपया मिलता, चाहे 2,20,000 मिला, टैक्स इसी साल में हो जाएगा। कितना? 2,20,000 की पूरा 3 लाख, पूरा 3 लाख। तो सेल कंसिडरेशन कितना लेंगे? सेल कंसिडरेशन कितना लेंगे? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन सर 3 लाख। चलो माइनस करवाएंगे, माइनस क्या है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। हाँ सर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी लेंगे? 20,000 प्रीवियस ओनर का लेकर चलेंगे कि नहीं लगेंगे? चलेंगे, हाँ जी, प्रीवियस ओनर का लेकर चलेंगे। यस सर, चलो प्रीवियस ओनर का देखते हैं। 80,000 और 20,000 विच एवर इज हायर, तो कौन सा लेंगे? 80,000। चलो जी, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 80,000 मल्टीप्लाई बाय 348 डिवाइडेड बाय 100। हाँ सर, प्रीवियस ओनर का भी लेकर चलेंगे।
चलो देखो, एक्वायर कब हुई थी, ध्यान देना, मैंने यहां पर ध्यान देना जी, 348 आना चाहिए कि कुछ और आना चाहिए? क्या है ना, मुझे पीडीएफ बार बार बदलनी पड़ रही तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। हाँ जी देखो, इंडेक्सेशन कब तक लेंगे, मैंने आपको क्या बताया था सर, इंडेक्सेशन उस साल तक लेंगे जिस साल में मेरा कंपलसरी एक्वायर हो गया। टैक्स किस साल में करूंगा, जिस साल में मुझे वो कंपनसेशन मिला। तो मिला कब सर, 23-24 में। एक्वायर कब हो गया था, गवर्नमेंट ने वो एक्वायर कर लिया था, कब कर लिया था? दिस हाउस वाज एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन, कब एक्वायर किया था? 2010 में, मतलब 9-10 का इंडेक्सेशन लूंगा। हाँ सर, तो इसको लिखा रहने दो, लिखा रहने दो, रुक जाओ अभी, जल्दबाजी जरूरी नहीं। हाँ, अब यहां पर 9-10 का इंडेक्सेशन निकाल लो, 9-10 का इंडेक्सेशन निकाल लो। हालांकि उस टेबल में भी दे रखा होगा, बट हमारे पास भी टेबल है। तो 9-10 का इंडेक्सेशन कितना है सर? 148। 9-10 का इंडेक्सेशन 148, हालांकि क्वेश्चन में भी दिया रहता है, इसमें नहीं दे रखा, चलो कोई बात नहीं। 148, तो यहां पर आप 148 लिखेंगे, लिखकर काटना साहब। 80,000 मल्टीप्लाई बाय 148 डिवाइडेड बाय 100, ये आ गया 1,18,400, 1,18,400। ठीक है जी, ठीक है जी। कुछ खर्चा भी लगा था, हाँ जी सर, इसको रिसीव करने में कोई खर्चा नहीं लगा था। अच्छा, एनहांस कंपनसेशन कितना मिला सर? 1,00,000 रुपए, 2,000 का खर्चा लग गया। हाँ सर, तो दोबारा कौन सा होगा? फॉर एनहांस कंपनसेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना? 1,00,000 माइनस करवाऊं, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करवाऊंगा, माइनस एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर। हाँ जी, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करवाऊंगा? नो सर, जानबूझ के लिखो और डैश मारो। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि आप ऑलरेडी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ, इसी का बढ़ाकर पैसा दिया, कोर्ट ने दिलवाया। 3,00,000 का ए बोला, नहीं नहीं टोटल 4,00,000 होना चाहिए था, तो 3,00,000 तो तुम दे चुके हो, 1,00,000 इनको और दो, तो इसकी टोटल 4,00,000 की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो ऑलरेडी माइनस है। तो लेकिन इसको 1,00,000 और लेने में इसका 2,000 रुपए का खर्चा और लग गया, वो माइनस करवा दो, तो 98,000। लॉन्ग टर्म की शॉर्ट टर्म, सर मैं ओरिजिनल देखूंगा, लॉन्ग टर्म था तो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म था तो शॉर्ट टर्म। दैट्स इट, क्वेश्चन इज सॉल्व। पूरा क्वेश्चन आपके सामने, पूरा क्वेश्चन आपके सामने। हाँ जी, समझ आया कि नहीं आया? ओके, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था। ये इसका आंसर देखो, कैपिटल गेन ऑन इनिशियल कंपनसेशन, ध्यान से पढ़ो। Capital gain on initial compensation taxable in the previous year 23-24 during the which part of the compensation was actually received by him 2,20,000 and the balance received 80,000। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बैलेंस 80,000 कब मिला, उसने बोला था जब भी इनिशियल कंपनसेशन मिले, चाहे 1 रुपया मिले चाहे पूरी अमाउंट, तो टैक्स कर देना उसी साल में पूरी अमाउंट। मैंने पूरा 3,00,000 टैक्स कर दिया। हाँ जी, पीरियड ऑफ होल्डिंग 1997 से जब तक वो कंपलसरी एक्वायर नहीं हुई थी 9-10 तक, तो इससे मैं चेक करूंगा मेरा लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है। इंडेक्सेशन भी 9-10 तक का ही मिलेगा, इंडेक्सेशन इसने भी 9-10 तक का ही लगाया। एनहांस कंपनसेशन 1,00,000 माइनस 2,000, कोई भी दोबारा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस नहीं करवाई, क्योंकि ऑलरेडी माइनस करवा चुके हैं। In assessment year 25-26, capital gain on tax on half of the compensation only shall be payable
रिमेनिंग टैक्स शैल बी पेबल फॉर असेसमेंट ईयर 26 27, वो बाद की बात है, पर ये लाइन जरूर लिख देना ताकि एग्जामिनर को लगे हाँ आपको कॉन्सेप्ट मालूम था कि जब जब एनहांस कंपनसेशन मिलेगा तब तब वो टैक्स होगा। इनिशियल कंपनसेशन, ओरिजिनल कंपनसेशन, शुरुआत में ही पूरा टैक्स हो जाता, चाहे 1 रुपया मिले, चाहे 1 लाख मिले, चाहे कितनी भी अमाउंट मिले, लेकिन मिलनी चाहिए। हाँ जी, मैं तुरंत नहीं लेकिन निश्चित तौर पर जीतूंगा। चलें फिर, आज के लिए इतना ही रखें। बोलिए, कुछ समझ आया? चल ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और करवा दूं मैं आज, मेरा मन है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट करवाने का, है तो वो छोटा सा ही कॉन्सेप्ट। बिल्कुल छोटा सा है, नन्ना सा मुन्ना सा। ये वाला कॉन्सेप्ट है, बस इतना ही था, बस इतना ही कॉन्सेप्ट, बस इतना ही है। चलो कर लो, कोई बात नहीं, क्या होगा। राइट शेयर बोनस शेयर, राइट शेयर बोनस शेयर, खत्म खत्म खत्म। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देखनी है कि आपको राइट शेयर में, बोनस शेयर में क्या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेनी है। राइट शेयर में, बोनस शेयर में, ध्यान देना, बोनस शेयर में अगर आपने बोनस शेयर खरीदे होंगे 1/4/2001 से पहले, 1/4/2001 से पहले, तो जो 1/4/2001 की फेयर मार्केट वैल्यू है बोनस शेयर की, मैं वो ले लूंगा। अगर मैंने 1/4/2001 के बाद बोनस शेयर मिले हैं, खरीदे नहीं मिले हैं, बोनस शेयर एक्वायर्ड ऑन और आफ्टर, तो आप नील लेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बस इतना ही था बोनस शेयर के लिए, सिंपल। बोनस शेयर अगर 1/4/2001 से पहले के हैं तो आप फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 लेंगे, और अगर उसके बाद है 1/4/2001 के बाद, तो बोनस शेयर की वैल्यू क्या लेंगे? नील। किसमें? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में। राइट शेयर में, राइट शेयर में आप जितना कंपनी को पे करेंगे उतना। अगर रेनाउंस के थ्रू मिला तो कंपनी को पे किया प्लस रेनाउंस। रेनाउंस मतलब सर मुझे राइट शेयर मिले रिलायंस के, मुझे नहीं चाहिए थे, मैंने तुम्हें बोला कि भाई तुम ले लो, तुम कंपनी को भी पे करोगे, और तुम्हें मान लो वो 1000 रुपए का शेयर मुझे मिल रहा था 600 रुपए में, मार्केट में वो उसकी वैल्यू कितनी है? 1000 रुपए। मैं कंपनी का ऑलरेडी शेयर हूं, तो कंपनी ने मुझे राइट दिया कि तुम चाहो तो इतने शेयर 600 रुपए में खरीद सकते हो। तुम्हें भी चाहिए थे शेयर, तुम बोले यार मुझे रिलायंस के शेयर खरीदने, मैं बोला एक काम कर, तू मेरे से ही ले ले, मैं नहीं खरीदना चाहता, तू कर ले इन्वेस्ट, तेरे को करने है तो, मेरे पास पैसे नहीं है, तू कर ले। बोला ठीक है मैं कर लेता हूं। उसने को वो शेयर कितने में, कंपनी ने मुझे कितने में दिया था? 600 में। मैं बोला भाई बात सुन, हिसाब बाप बेटे का, मैं तेरे को ये शेयर 800 में दे दूंगा, तू आज मार्केट में जाएगा 600 में, 1000 रुपए में मिलेगा, मेरे को ये कंपनी ने दिया 600 रुपए में, तेरे को मैं दूंगा 800 रुपए में, तो तेरे लिए कॉस्ट कितनी होगी? जो तूने मुझे पे किया 200 रुपए एक्स्ट्रा और 600 कंपनी को, तो तेरे लिए कितना? 800 रुपए। लेकिन टुकड़ों में 600 रुपए तू कंपनी को देगा, 200 रुपए मुझे देगा। अब देखो, राइट, परचेज बाय द ओरिजिनल शेयर होल्डर, अगर वो शेयर मैंने खरीदा होता तो परचेज प्राइस मतलब कितना? 600 रुपए, जो भी इशू प्राइस। परचेज बाय द परचेजर ऑफ राइट, आपने अगर खरीदा तो जो इशू प्राइस आप कंपनी को 600 देते, और कॉस्ट ऑफ राइट जो आप 200 मुझे दोगे, टोटल 800 रुपए। राइट अगर खाली राइट है तो ऑलवेज नील, ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। राइट शेयर नहीं है, राइट कोई भी राइट, अगर किसी भी तरह का राइट आप ले रहे हैं तो वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उसका नील होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। इंडेक्सेशन, इंडेक्सेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ राइट और बोनस शेयर। इंडेक्सेशन आप कहां से लेंगे? जहां से आपको अलॉटमेंट हुई, चाहे राइट शेयर की या राइट बोनस शेयर की। ठीक है, ठीक है जी। क्वेश्चन देखेंगे, इसका क्वेश्चन नंबर है आपका यही वाला क्वेश्चन नंबर 16। फटाफट कर देते हैं, जल्दी कर देते हैं। ये आपको होमवर्क दे दूं ये? हाँ भाई होमवर्क दे दूं। मिस्टर एक्स परचेज 1200 listed share of 10 each on 15th of April 2005, 60,000. Company declare a right issue in the ratio of 2:1, हर दो शेयर होल्डर को, मतलब 1200 शेयर है तो तुम्हें कितने मिलेंगे? 600 राइट शेयर मिलेंगे एट 30 रुपए पर शेयर इन अक्टूबर 2023। He was allotted bonus share 1st January 2024 in the ratio of 1:1. He sold the right for 300 share against 20 per share.
600 में से 300 शेयर का राइट इसने बेच दिया 20 रुपए में। रिमेनिंग 300 शेयर वर परचेज बाय हिम ऑन विच वर अलॉटेड 5th ऑफ नवंबर 2023। ही सोल्ड ऑल द शेयर्स, उसने बाद में सारे शेयर्स बेच दिए कितने में? 90 रुपए। अरे खुल जा भाई। He sold all the shares 90 rupees each on 15th of March 2024 through recognized stock exchange. Compute taxable capital gain for assessment year 24-25। कैसे निकालेंगे? मैं वर्बली बता देता हूं, इतना कुछ टफ नहीं है। आपने सारे शेयर 90 रुपए में बेच दिए, तो सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जितने भी शेयर थे मल्टीप्लाई बाय 90 कर देंगे। हाँ सर, जितना भी आपने कॉस्ट पर वो खरीदे थे वो कॉस्ट आप उसकी माइनस कर देंगे। बोनस शेयर अगर आपको कब मिले बोनस शेयर? 1 जनवरी 2024 में, तो बोनस शेयर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे? 0, लेकिन फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेंगे? 90 रुपीज। ठीक है, ये क्वेश्चन होमवर्क में आपके लिए। नहीं समझ में आए तो आस्क मी विदाउट एनी डाउट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हालांकि इससे आगे इसका आंसर दिया हुआ है, तो पहले खुद से ट्राई करना। ये देखो इसका आंसर दिया हुआ है, पहले खुद से ट्राई करना फिर देखना। कॉन्सेप्चुअली कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बहुत छोटा सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, कुछ है ही नहीं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के ऊपर है कि कितना लेंगे, वैल्यू कितनी है? 90 रुपए पर शेयर, जितने में बेचा। फिर तो हाँ जी, बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। आज का जो हमारा टारगेट था संडे का, वो हमने किया अचीव अपना। सिर्फ ये था कि आपको ये क्वेश्चन मुझे कराना था क्लास में, सिर्फ मैंने ये आपको दिया है होमवर्क। आप एक बार खुद से ट्राई करना, अगर नहीं समझ में आए तो मैं बैठा। ठीक है, यू हैव टू प्रैक्टिस। थैंक यू सो मच, बाय बाय।